हम ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 74 बसंत देखे हैं। जाने माने पत्रकार हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी के अलग अलग इतने पहलू हैं कि एक ही शख्सियत के अंदर कई तरह की ज़िंदगी नज़र आती है। जाने माने पत्रकार अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ऐसे पत्रकार जिन्होंने निर्भीकता के साथ, पूरी साहस के साथ और साफ गोई के साथ अपनी पत्रकारिता की। एक तो उनका यही व्यक्तित्व है। उनके अंदर एक ऐसा दिल धड़कता है जो संवेदनशील है और हर किसी की मदद के लिए वे तत्पर रहते हैं। एक तरफ एक ऐसे जन आंदोलन की अगुवाई करने वाले प्रतिनिधि का चेहरा है जिन्होंने बिलासपुर के एक बड़े जन आंदोलन का नेतृत्व किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिलासपुर के छत्तीसगढ़ के वरिष्ठतम पत्रकार ज्ञान अवस्थी जी की। हम आज के इस कार्यक्रम में जानेंगे कि उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत कैसे की, कब की, उनकी इस लंबी यात्रा में कितने पड़ाव आए और उन्होंने किन किन शख्सियत से मुलाकात की उनके इतने लंबे पत्रकारिता जीवन में, और रेल जोन के संघर्ष में उन्होंने कैसे अपनी हिस्सेदारी निभाई, क्या क्या उस दौरान उन्हें किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, इन सब बारे में उनसे बात करेंगे। वे एक ऐसे पत्रकार हैं जो उस ज़माने के लोग अभी भी याद करते हैं कि अगर वो कंपोजिट बिल्डिंग के आसपास से गुजर जाते थे तो लोगों को लगता था कि कल कोई बड़ा धमाका समाचार आने वाला है। ऐसे पत्रकार के साथ बात करके आज हम भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ज्ञान अवस्थी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आप अब देखेंगे कि बात निकलेगी तो कितनी दूर तलक जाएगी। आइए बातचीत शुरू करते हैं। आपसे सबसे पहला सवाल ये कि आपका बचपन कैसे गुजरा, आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और चंद्रशेखर आज़ाद जी के से जुड़ी रही है, वो उस समय की जो गतिविधि रही है, तो उसके बारे में भी बताएंगे। मेरा जीवन एक सामान्य व्यक्ति की तरह बीता। निम्न मध्यम परिवार से मेरा ताल्लुकात रहा। मेरा जन्म रायपुर में अवस्थी परिवार में हुआ। पढ़ने लिखने में मैं बहुत होशियार तो था नहीं, सामान्य औसत दर्जे का विद्यार्थी रहा, लेकिन बचपन से कुछ बातें जो माता पिता बुज़ुर्गों ने नसीहत के रूप में दी, वो आज भी मैं अंगीकार करता हूँ। संयुक्त परिवार में होने के नाते ये होता था कि कुछ अनुशासन होते थे घोषित, कुछ अघोषित। घोषित में ये होता था कि पिता ने मुझको नहीं मारा, लेकिन चाचा ने ताऊ ने आंखें दिखाकर भी मुझको नियंत्रित कर लिया। मेरी पृष्ठभूमि जो है, हम लोग मूलतः उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका के गांव के रहने वाले हैं। हमारे पिता के बाबा पंडित गोपेश्वरनाथ जी अवस्थी परिवार के साथ रायपुर आए थे। रायपुर में उनकी रिश्तेदारी थी और फिर यहीं के होकर रह गए। एक ऐतिहासिक घटना हमने अपने बचपन में सुनी थी बाबा और पापा के माध्यम से कि चंद्रशेखर आज़ाद भी उन्नाव जिले के बदरके के पास के रहने वाले थे और उस समय उनका आपस में परिचय हुआ करता था पारिवारिक। काकोरी डकैती कांड के बाद या पहले वो हमारे बाबा के पास आया है। किन परिस्थितियों में आए इसका विस्तार से तो कोई जानकारी हमें नहीं मिली, लेकिन ये मिली कि वो कुछ दिन हमारे रायपुर स्थित निवास में रहे और एक सामान्य
व्यक्ति की तरह उनका हमारे घर में रहन सहन था। बाद के समय में ये स्थिति बनी कि रुद्री डैम के पास में एक स्थान है भाटा गांव। भाटा गांव में रेस्ट हाउस बन रहा था, अंग्रेज़ों का शासन था, और हमारे बाबा के पिता जो थे वो ठेकेदार थे। उन्होंने अपने घर से ले जा कर के उस रेस्ट हाउस की जो परिधि थी उसमें उनको एक झोपड़ी में ठहरा दिया। चंद्रशेखर जी का ये निवास जो था वो कई महीने रहा। छद्मवेश छद्म नाम से वो वहाँ रहते थे। लोगों को कानो कान खबर नहीं थी, यहाँ तक कि हमारे परिवार के कुछ चुनिंदा लोगों को ही मालूम था कि चंद्रशेखर को वहाँ पर रखा गया है। कुछ महीने रहने के बाद वो वहाँ से वापस कहीं और चले गए। न उनके आने की कोई खबर थी और न जाने की कोई खबर हुई। लेकिन हमारे बाबा के छोटे भाई कन्हैयालाल जी अवस्थी युवा थे। युवा क्योंकि ये कहिए कि किशोरी थे, और उस समय का जो माहौल था उसका असर उन पर बहुत पड़ा। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ करने का जज्बा शायद उठाया होगा, और यह सोचकर खुले रूप से आंदोलन में भागने लगे। इसी दरमियान घर से उठा के आधी रात को उनको ले जाया गया। जेल की यातना सहनी पड़ी। कई महीने तक के वो जेल में रहे। हम लोगों ने कभी इसका उल्लेख नहीं किया, कभी ये भूख भी नहीं थी और न कभी लाभ लेने की कोई मीमांसा इच्छा। अब चूंकि बात अपने पे आई है, अपने परिवार की आई है, तो मैंने सोचा कि बताना भी ज़रूरी है आने वाली पीढ़ी को कि हम किस परिवार से थे और उनकी पृष्ठभूमि क्या रही। आप छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय एकता परिषद से जुड़ गए थे, और उस दौरान रायपुर में खान अब्दुल गफ्फार खान का कार्यक्रम हुआ, और उसी समय आप केयूर भूषण जी के साथ में वर्धा की पदयात्रा किए थे। वो क्या घटना थी? वर्ष 1969 में महात्मा गांधी की 100वीं जयंती थी। छात्र जीवन से मेरे में कुछ करने की इच्छा तो थी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कर पाया था जिससे मैं संतुष्ट हूँ। वाद विवाद, तत्कालिक भाषण, नाटक, ये जो स्पर्धाएं होती थी स्कूली जीवन में भाग लेता था। 69-70 में राष्ट्रीय एकता परिषद नामक एक समिति का गठन किया गया। केयूर भूषण जो गांधीवादी नेता थे, हरिजन आंदोलन से जुड़े थे, बाद में 2 बार सांसद भी रहे, वो इनके बेटे मेरे क्लासमेट थे। इस नाते उनसे मेरा उनका परिचय हुआ, और हमने और हमारे साथियों ने राष्ट्रीय एकता परिषद के बैनर के तले कोई बड़ा आंदोलन या कोई बड़ा कार्यक्रम करने का विचार किया। इसी के तहत सीमांत गांधी, बादशाह खान को आमंत्रित किया गया, और उस 3 दिवसीय कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ ही नहीं मध्य प्रदेश के कोने कोने से जो डेलीगेट्स आए थे वे रहे। अनुशासित जीवन में कुछ करने का उद्देश्य और राष्ट्र प्रेम आदि बातों को लेकर वहाँ पर बड़ा विचार हुआ। उम्र मेरी बहुत कम थी, लेकिन बादशाह खान के बहुत करीब बैठकर उनको सुनने और देखने का जो मुझे अवसर मिला वो रोमांचकारी था। इतनी बड़ी शख्सियत के करीब जहाँ मुझको जाने का मौका मिला, वहीं इस बात का भी गुमान था कि मुझे भी कुछ ऐसा करना होगा क्या। बादशाह खान के इस कार्यक्रम के बाद 1969 में जब वर्धा में और पूरे देश में महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही थी, तो केयूर भूषण जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय एकता परिषद के बैनर तले मैं और मेरे कुछ साथी वहाँ की यात्रा किए। हम पवनार आश्रम भी गए, वर्धा की वो स्थान भी देखे जहाँ महात्मा गांधी ने सूत काता था, जहाँ सोते थे, रहते थे, और इस प्रकार से सामाजिक कार्यक्रमों में मेरी भागीदारी बढ़ती गई। उसी ज़माने में हरिप्रेम बघेल छत्तीसगढ़ के
प्रमुख नेता थे। हरि ठाकुर, जिनके पिता बहुत बड़े गांधीवादी नेता रहे, वे विधायक रहे, उनके साथ भी मेरा संपर्क हुआ। और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की बात का जो आंदोलन होता था, तो मैं एक छोटे बच्चे की तरह उस आंदोलन में भी शामिल होता था। छात्र जीवन की तो बात हुई, उसी दौरान क्या आप पत्रकारिता में आ गए, या आपकी पत्रकारिता की शुरुआत कैसे हुई, उसमें चाचा जी की क्या भूमिका रही? अखबार में आने की जो शुरुआत है वो यूँ कहिए कि मैं अपने चाचा को देखकर आया। मेरे चाचा वसंत अवस्थी नवभारत रायपुर में कार्यरत थे। संयुक्त परिवार था। रात में 12 बजे 1 बजे भी आते थे तो हमारी माँ या हमारी दादी दरवाज़ा खोल के उनको खाना दे देती थी और वो खा पी के आराम से सो जाते थे। हम अगर 9 बजे के बाद भी अगर घर पहुँचते थे तो स्वागत किसी और तरह से होता था, आप समझते हैं। तो मुझे लगा कि पत्रकारिता के माध्यम से मेरे को घूमने का मौका मिलेगा और मेरे को दूसरी गतिविधियों में भी भाग लेने का अवसर मिलेगा। विचार करके मैं एक दिन एक दोपहर, उस समय का एक अखबार निकलता था युग धर्म, मैं युग धर्म समाचार पत्र चले गया। अखबार के बारे में मैं कुछ ज़्यादा जानकारी थी नहीं। वहाँ गया, वहाँ संपादक और मैनेजर बैठे कमरे में कोई बात कर रहे थे। मैंने आज्ञा लेकर अंदर घुसा। मैंने उनसे कहा कि मैं काम करना चाहता हूँ। तो मेरी तरफ देखा, मूछ के बाल भी नहीं निकले थे, उम्र 17 के लगभग रही होगी। मैंने उनसे हंसते हुए कहा कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अखबार पढ़ते हो? मैंने कहा हाँ पढ़ता हूँ। कौन सा अखबार? मैंने कहा महाकौशल। उस समय का सबसे अधिक सर्कुलेशन का अखबार जो था, सर्कुलेशन, वो महाकौशल था। ये याद नहीं रही कि काम मांगने आया हूँ इधर में और तारीफ कर रहा हूँ महाकौशल की। उन्होंने कहा ठीक है, हम तुमको खबर करके करेंगे, तुम जाओ। साइकिल उठाया, बाहर निकला, अपने घर चले आया। कुछ दिन के बाद में मेरे को खबर आई, मेरे एक पड़ोसी थे, वो आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए थे, उनके माध्यम से खबर आई कि तुमको युद्ध में बुलाया गया है। मैं वहाँ गया, बोले काम करना है? मैंने कहा हाँ करना है। उन्होंने कहा क्या लिखते हो? मैंने कहा जो आप कहें। बोले हम कहेंगे तुम लिख लोगे? हंसी मजाक का माहौल था। उम्र को देखते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि ये गणेश पर्व मनाया जाने वाला है और ये विज्ञप्तियाँ आई हैं, तुम्हें खबर बना के दिखाओ। उन्होंने शुरुआत उन खबरों से की, उनको अच्छा लगा होगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम काम पे आओ। उस समय दिगंबर सिंह ठाकुर युग धर्म के सिटी चीफ रिपोर्टर थे और दबंग पत्रकारों में उनकी गिनती होती थी। उनके साथ बैठकर कलम उठाना और कलम को कैसे रंग देना, ये मैंने उनसे प्रारंभिक रूप में सीखा। कुछ दिन काम करते रहा, करते करते महीने और लगभग साल भर बीत गया। एक दोपहर अचानक विचार आया, अब यहाँ से चलो कहीं और देखेंगे। कोई मन में विचार तो था नहीं, लेकिन मैं नवभारत चले गया। नवभारत में गोविंदलाल बोरा चूँकि मेरे परिवार से परिचित थे, मैंने उनसे जाके कहा कि मेरे को काम करना है। उन्होंने कहा काम करना है तो काम कर समझते हो? मैंने कहा हाँ समझता हूँ। तुम हो कौन? मैंने चाचा का परिचय दिया। बोले अच्छा। मैं नवभारत में मेरा प्रवेश हो गया। एक लड़का ही में जैसा पढ़ते हैं, लड़का ही में काम करते हैं, मेरी लगभग वही उम्र थी। मुझसे कुमार साहू, मधुसूदन शुक्ल ने कहा कि ज्ञान कल से 11-12 बजे आ जाना। मैंने कहा संभव नहीं है। बोले वो क्यों? मैंने कहा मैं 10:30-11 बजे तो कॉलेज से छूटता हूँ, साइंस कॉलेज में पढ़ता था फर्स्ट ईयर में। यहाँ तक आने में मेरे को कोई लड़का ही में काम करना पड़ता है। तो क्या मतलब? मैंने कहा घूमते फिरते आता हूँ। तो बोला ठीक है तुम 2 बजे आना। तो मेरी ड्यूटी उन्होंने 2 बजे लगा दी। काम सीखना कम, अखबार में बैठने का एक रुतबा जो था वो भी कहीं ना कहीं असर मार रहा था। एक घटना ही हुई इसी बीच।
रायपुर में जैन समाज का एक बड़ा अधिवेशन हुआ। उसमें उनके जो गुरु थे वो आए और उनके भाषण के दौरान कुछ बात को लेकर बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया और रायपुर में कर्फ्यू लग गया। कर्फ्यू का नाम तो मैंने सुना था, लेकिन वो पहला कर्फ्यू मैंने तब देखा जब मेरे को रिपोर्टिंग के लिए शहर में घूमना पड़ा। तो जिन रिश्तेदारों से मेरे को कभी कभी जाने का मौका ही नहीं मिलता था, मैं साइकिल लेकर उनके यहाँ भी चला गया। ये बताने के लिए मैं पत्रकार हूँ। एक बाल सुलभ प्रवृत्ति जो होती है वो भी मेरे अंदर थी। कई जगह रोका गया, मेरे को दिखाया पास है, पास भी देख लिया। लौटते समय पुलिस के एक डग्गे ने मेरे को रोका और कहा कहाँ जा रहे हो? तो मैं कहा मैं प्रेस से हूँ। और जैसे उनको मैं कर्फ्यू पास दिखाया, उन्होंने कहा अच्छा जाओ। मैं कहा नहीं, तुम मेरे को अपनी गाड़ी में उठा लो, मैं कोतवाली तक के तुम्हारे साथ चलूँगा। हर 10 कदम पर एक आदमी रोकता है, किसी ने एक डंडा मार दिया तो मालूम क्या होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पर, और इस प्रकार बाल सुलभ जो वृत्ति थी वो पत्रकारिता के साथ में जुड़ती रही। लेकिन शुरुआती दौर में आपने कुछ ऐसी स्टोरी की जो जैसे महिलाओं की ऐसी, मतलब उनसे इंटरव्यू की, वो किस तरह का पति की कल्पना करती हैं, और उसी दौर में आपने एक बड़ी चर्चित स्टोरी थी जो रायपुर की एक बदनाम गली पे ऊपर आपने रिपोर्टिंग की थी। वो क्या अनुभव रहा आपका? नवभारत में कार्यकाल के दौरान शुरुआत तो होती है प्रूफ पढ़ो, वैसा कि अखबारों में होता है, प्रूफ रीडिंग का काम करना होता है। लेकिन कुछ विषय भी मेरे को दे दिए जाते थे। उनमें एक विषय मेरे को दिया गया, शादी के पूर्व आपने कैसे पति की कल्पना की थी, कैसा पति मिले शादी के पूर्व, विषय का वस्तु ये थी। और मुझे कहा गया कि कुछ ऐसे लोगों से, चुनिंदा लोगों से ये इंटरव्यू लो करो कि जिनकी अपनी प्रतिष्ठा हो और जिससे तुमको सीखने का भी और काम करने का मौका मिले। उस समय महाविद्यालय में जो ख्याति नाम, देश के ख्याति नाम प्राध्यापक प्रिंसिपल हुआ करते थे, डॉक्टर राजेश्वर गुरु, स्वरूकांत झा, रणवीर सिंह जी शास्त्री जो बाद में मध्य प्रदेश में मिनिस्टर भी हुए, ऐसे अनेक प्रिंसिपल्स के घर में जाकर मुझको उनकी पत्नी से, जो मेरी माता स्वरूप रही होंगी उम्र में, उनसे बात करने का मौका मिला। उस इंटरव्यू में बड़े रोचक जवाब मुझको मिले कि हमने तो जिस पति की कल्पना की थी उसके विपरीत आज हमारे सैया हैं या पति हैं, वो एक रख के दिन रात उसके साथ में रहते हैं। हमको तो टाइम भी नहीं देते, सारा दिन वो अपना महाविद्यालय में बिताते हैं। ऐसे प्यारे प्यारे रोचक सवाल का जवाब मुझको मिला। वो मैंने सिलसिलेवार करीब 22-20 लोगों से लेने के बाद इंटरव्यूज़ नवभारत के अपने सीनियर को दिया। जो मुझसे बना मैंने बनाया, और बात का काम जो था उन्होंने उसको संवारने का, सजाने का उन्होंने किया। इस इंटरव्यू ने मुझको पर्याप्त हिम्मत दी लोगों से बात करने का, और एक हौसले के साथ मैंने कहा मैं कुछ कर सकता हूँ। इसी दरमियान बिलासपुर, रायपुर, बाबला टाकी के पास में एक गली थी, शरीर बेचने वाली जो महिलाएं वहाँ रहा करती थीं, जिनका पेट पालने का साधन शरीर बेचना हुआ करता था, उनसे बात करने की मुझको चुनौती मिली। साथ में नृत्य कला में जो लोग मुजरा करते थे उनसे भी बात करने के लिए कहा गया। एक तो कम उम्र, दूसरा उस गली के आसपास निकलने में लोग डरते थे। वहाँ मैं कम से कम 12 से 15 दिन तक के हर दिन जाता था और खुलेआम उनके पास जाता था। पहले तो मेरे को तरह तरह के कमेंट सुनने मिलते थे, ए इधर आ, क्यों चलेगा? मैंने कहा मैं चलने के लिए नहीं आया हूँ,
मैं ये हूँ। किसी ने मुझको धुतकारा, किसी ने प्यार से भगाया, और कुछ ने मेरे को अपने कमरे के अंदर, कोठरी नुमा जो होते थे, अंदर ले गया, बिठाला, बताया अपनी व्यथा। मैंने समझा कि शरीर मांस का है, लेकिन आत्मा तो इंसान की है। आत्मा आज भी दुखी है, लेकिन मजबूरीवश ये धंधे अपनाने के लिए वो, किसी की अपनी अपनी व्यथा थी, अलग अलग तरह की कहानी थी। उस कहानी को जब मैंने अखबार में किस्तवार प्रस्तुत किया तो लोगों ने वाह वाह की। मुझे लगता है कि अगर ये मेरे को शुरुआती दौर में इस प्रकार से काम करने का मौका नहीं मिलता, हौसला नहीं होता, तो शायद बाद के वर्षों में मैं वो नहीं कर पाता जो मैंने किया। तो उसी दौर में एक पुलिस का जो संगठन यूपी में बना, जिसकी खबर आई तो आपने रायपुर में भी इसी तरह की कोई खबर चलाई, और इतना ही नहीं, उसमें आपके खिलाफ एक मामला भी दर्ज हो गया था। ये भी क्या किस्सा है? वो किस्सा कुछ इस तरह का है कि वर्ष 73-74 में संभवतः उत्तर प्रदेश में पुलिस का संगठन बना, और वो संगठन का विस्तार पूरे देश में करने की अपनी योजना थी। मिलिट्री और पुलिस में संगठन स्वीकार नहीं होता, सरकारी पॉलिसी के खिलाफ है, लेकिन संगठन बना। लोगों ने अपने बात कहने का, अपनी समस्या को उठाने का एक प्लेटफॉर्म खोजा। मुझे लगा कि पुलिस वाले जो हैं आम लोगों की निगाह में बड़े भ्रष्ट हैं, क्योंकि इनका जीवन में भी तकलीफ है। मैंने ये विचार करके कुछ पुलिस वालों से व्यक्तिगत बातचीत की। आपको तनख्वाह कितनी मिलती है, आपके परिवार में कितने लोग हैं, उस तनख्वाह से क्या आपका परिवार का भरण पोषण हो जाता है, आप जिस मकान में रहते हो सरकारी है, किराए का है, और क्या समस्याएं हैं। ऐसी ढेर सारी बातें बहुत सारे पुलिस वालों से मैंने की। सबने दिल खोल के, किसी ने दबी जबान से, किसी ने कहा नाम अच्छा अपना, इस आधार पे अपनी अपनी बातें मेरे को बताई, और उन सब व्यथा कथा को मैंने देशबंधु अखबार में जब काम करता था छापा। उस व्यथा कथा को छपने के 2 दिन के बाद मेरे संपादक को, पंडित रामाशय उपाध्याय, इस देश के ही प्रतिष्ठित संपादकों में एक रहे हैं, वो स्वयं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं, उनके सानिध्य में मुझको काम करने का अवसर मिला है। मेरा भाग्य था, सौभाग्य था। उन्होंने कहा कि तुमने लिखा तो लिखा, देखेंगे, समझाया। महाराम जी सुजन देशबंधु के प्रधान संपादक और मालिक भी थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और मेरे खिलाफ डिफेंस ऑफ इंडियन रूल DIR में केस रजिस्टर कर लिया गया। SP ने मेरे को फ़ोन करके कहा, ज्ञान केस रजिस्टर्ड हुआ है और तुम्हारी गिरफ्तारी होगी। मैंने कहा अगर, मैंने अपने मन में सोचा अगर सच लिखने के लिए, कोई की मदद करने के लिए जेल जाना पड़े तो मैं सहर्ष उसको भी स्वीकारूंगा। लेकिन कुछ मामला ऐसा हुआ कि सरकार ने सोचा, या जो कुछ भी स्थिति बनी, मेरे को गिरफ्तारी नहीं। लेकिन मैं कुछ दिन तक के पलायनवादी रुख अपनाते हुए सार्वजनिक रूप से घर के बाहर कम रहा। और इससे एक जुड़ा जो किस्सा है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा इस अवसर पर। वो किस्सा कुछ इस प्रकार का था कि पूरन बतरिया, उसे में SP हुआ करते थे। ये गुड्डे गुड़िया की शादी का किस्सा जो जी, और गुड्डा गुड्डी की एक शादी का जो वाकया है वो भी उनसे जुड़ा। बाद में आने वाले वर्षों में एक गुड्डा गुड्डी की शादी का वाकया भी उनसे जुड़ा। हुआ ये कि अपने यहाँ आखा तीज पर छोटे बड़े स्तर पर गुड्डा गुड्डी का शादी बच्चे धूमधाम से करते हैं, मनाते हैं। हमने भी अपने बचपन में मनाया है, उसमें भागीदार भी बने हैं। एक बड़ा कार्यक्रम, वो गुड्डा गुड्डी की शादी का SP साहब और आनंद बाहरी करके तार बाहर बारबेट वायर के निर्माता थे, उनके बीच में गुड्डा गुड्डी की शादी का कार्यक्रम तय हो गया। SP साहब का गुड्डा
बारिश साहब की गुड्डी, वहाँ तक तो ठीक था। पुलिस का बैंड भी आया, वहाँ पे लोग नाचे भी, और बड़ा स्वादिष्ट भोजन भी परोसा गया, मैं भी गया था। लेकिन उपहार की परंपरा वहाँ भी कायम हो गई। मोटे मोटे उपहार, मातहत कर्मचारी, बड़े व्यापारी, उद्योगपति लेकर एसपी साहब के बंगले में पहुँचे थे। मैंने उस गुड्डा गुड्डी की शादी का पूरा आनंद लिया। प्रेस आया, अंदर उबाल था, पत्रकार जिंदा था, और उसका पूरी स्टोरी को मैंने रूबरू प्रकाशित कर दिया। उसके छपने के बाद मैं बड़े प्रेम से, मेरे को एसपी का फ़ोन आया और कहा भाई हमने आपको बुलाया था। हमने कहा खाने के लिए बुलाया था, खाया, अच्छे से खाया। बोले ये क्या है? देखिए ये पत्रकार है, और उपहार का जो स्वरूप था वो मुझको पसंद नहीं आया और अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कहानी के उसको भी छापा। तो मेरा कहने का आशा ये था कि मैं किसी को प्रताड़ित करने के लिए या किसी और भावना से नहीं चाहता था। जो दिखता था, अच्छा लगता था मुझको, उसकी तारीफ भी करता था, और जो गलत होता था उसका प्रतिकार लिख कर करता था। उस दौर में रविशंकर विश्वविद्यालय का एक रद्दी कांड जो अविभाजित मध्य प्रदेश में और देश के बाकी हिस्सों में बड़ा चर्चित रहा, वो मामला क्या है? समानता होता ये है कि महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालय में जो परीक्षाएं होती हैं, उत्तर पुस्तिकाएं कम से कम एक निर्धारित अवधि तक के सुरक्षित रखी जाती हैं। लेकिन उस दरमियान यह हुआ कि परीक्षा के तुरंत बाद एक गिरोह ने उन उत्तर पुस्तिकाओं को बाजार में रद्दी के भाव बेच दिया। ये खबर मुझको लगी, मामला बड़ा संगीन था, और मैंने अंदर घुसकर जब मालूम किया तो मालूम पड़ा कि इसमें जो बड़े अधिकारी थे वो भी शामिल थे। और तब मैंने उस रद्दी कांड का पर्दाफाश करने का निर्णय लिया, और अपनी मेहनत और अपने सोर्स के माध्यम से पूरी खबर को बहुत अच्छे ढंग से हमने देशबंधु अखबारों में प्रकाशित किया। उस दौर में एक आपकी खबर की वजह से, आपने जो खबर अभी की भाषा में कहें तो ब्रेकिंग की थी, और वो सीबीआई उसकी जांच उसकी हुई थी। माना में किसी आश्रम में बच्चियों के साथ जो शोषण का मामला था, वो बड़ा चर्चित मामला था। वो कैसे हाथ आया, कैसी वो खबर? ये बात आपको कैसे मालूम पड़ गई? जी मामला कुछ इस प्रकार का था। जी माना रोड, रायपुर माना रोड में देवपुरिया डूमर तराई के आसपास, लालपुर के आसपास एक आश्रम था। और आश्रम क्या था? एक अमेरिकन मिशनरी एक संस्था चला रही थी, डगलस चिल्ड्रंस मेमोरियल होम करके उस संस्था का नाम था। और वहाँ पर गरीब बच्चों को दलिया और दूध पाउडर वगैरह भी दिया जाता था मुफ्त में। और हमारी गरीबी का प्रदर्शन फ़ोटो के माध्यम से और अन्य प्रकार से अमेरिका तक करते थे। उसके जो संचालक होते थे, उनका उद्देश्य लोगों की मदद कम, दूसरे काम भी हुआ करते थे। मुझे ये खबर लगी कि वहाँ रहने वाले बच्चों में एक बिटिया गर्भवती हुई है, 15-16 साल की उम्र रही होगी। जब ये खबर मुझको मिली तो मैंने किसी एन के प्रकार उस संस्था के अंदर घुसा। उस बच्ची की फ़ोटो मैंने खिंचवा ली। खिंचवाने के बाद में मैंने उसका पर्दाफाश करने का निर्णय किया। खबर मेरे हाथ में थी। आप लेकर ना करिएगा, वो खबर लेकर मैं ललित सूजन जी, जो देशबंधु के संपादक भी थे और मालिक भी थे, उनको बताया। मैंने कहा भैया ये खबर मेरे पास आई है। बोले ठीक है, खबर को रोक लो 2 दिन के लिए। बोले कल परसों दिवाली है, दिवाली में खबर दब जाएगी, 2 दिन के बाद में अपन उसको अच्छे से छापेंगे। बात आई रही हो गई। लेकिन उसी शाम रायपुर के तथा कथित गणमान्य नागरिक जो बाद में बड़े बड़े पदों पर रहे, उनमें से कुछ लोगों ने मेरे घर पे धावा बोल दिया और कहा कि वो खबर को ना छापिए, बदले में जो कुछ भी चाहिए और जितना भी चाहिए हम देंगे।
हमने कहा मेरे को सौदा करना नहीं है, अगर आप में ताकत है तो ललित जी से जाके बात कर लीजिए, ललित जी अगर मान जाएं तो मेरे को कोई आपत्ति होगी नहीं, मैं तो मातहत कर्मचारी हूँ। लेकिन ललित जी के पास जाने की ताकत या साहस किसी में था नहीं। दिवाली आई, दिवाली के आने के बाद उस खबर को छापना था। मैं राजनारायण मिश्र, जिनको ग्रामीण पत्रकारिता का बड़ा पुरस्कार भी मिला है राष्ट्रीय स्तर पर, उनके साथ बैठा, खबर को बनाया। उन्होंने आवश्यक संशोधन किया और कहा कि ये तुम रख दो, 2 दिन बाद छप जाएगी। 2 दिन बाद जब मैं प्रेस आया तो उस समय लेट टाइप से प्रिंटिंग होती थी। आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उससे दूर दूर तक कोई संबंध हुआ नहीं करता था। फोरमैन होते थे, कंप्यूटर होते थे कि जो पेज को बनाते थे, और हम लोग जाकर उनसे पूछते थे कितना मीटर लगता है, क्या मीटर लगता है। उस टेक्नोलॉजी के तहत हमारा और कंप्यूटर का या फोरमैन का संबंध सीधा सीधा होता था। मैं उस खबर को लेके आया, साइकिल में चलता था, और नीचे जाकर जब पूछा कि फोरमैन से कि मीटर कितना चलेगा, कितना लगेगा मीटर किस पेज में, उन्होंने मुझको बताया। और जब मैं वापस आया तो देखा कि टेबल पे वो खबर नहीं। आप यकीन नहीं करोगे, मैं अपने आप में बदहाश हो गया कि वो खबर गई तो गई कहाँ। आसपास देखा, नीचे देखा, खबर मुझको समझ नहीं आई। मेरे मन को मतिभ्रम हो गई कि शायद वो खबर मैं घर से साइकिल स्टैंड में पीछे दबा के लाया हूँ, उनकी कहीं गिर गई होगी। अपने घर साइकिल लेके फिर गया, सड़क देखते हुए गया, मगर खबर तो मिलनी नहीं थी। खैर, मेरे पास में उसके सारे फैक्ट्स से फोटोग्राफ था उस बिटिया का, जो कि हमने प्रकाशित नहीं किया, लेकिन जानकारी पूरी थी। मैंने सारी व्यथा कथा राजनारायण जी को बताया। मैं कहा भैया ये है। मैं तो उन्होंने घूर के देखा, नालायक, ये क्या किया। ठीक है, आदत थी बड़ों की गाली खाने की और सुनने की, उसमें भी अपना तो था। उन्होंने पूरी खबर मेरे से फिर लिखवाई और पुनः संशोधन करने के बाद में वो खबर को उस दिन लगा दिया। आप यकीन न करेंगे, हमारे देश की गरीबी का मजाक उड़ाना और व्यभिचार जैसे कुकर्म करने वालों की वो खबर जैसे ही छपी, मध्य प्रदेश सरकार ने उसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए 2 दिन के अंदर सीबीआई इंक्वायरी की जांच के आदेश कर दिए। मैं खुश, देशबंधु का हर कर्मचारी खुश। इसकी खबर पर इतनी बड़ी प्रतिक्रिया हुई कि पूरे देश में उस खबर के कारण चर्चा हो रही है। और तीसरे या चौथे दिन ऐसा हादसा हुआ कि हमें कहीं समझ नहीं आया वो बात। अन्य अखबारों की तरह देशबंधु में भी आपके पत्र नाम का एक कॉलम होकर था, जिसमें पाठक अपनी बात लिख के भेजते थे और वो छप ही आती थी। उसी कॉलम में उसी संस्था के पक्ष में लगभग 12-15 लाइन कि वो संस्था बड़ी ईमानदार है, उसमें बड़े अच्छे काम होते हैं और गरीबों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है, भोजन दिया जाता है। वो प्रशंसा के पूरे कहानी किससे गढ़े हुए थे। जिस संस्था के खिलाफ देशबंधु ने इतनी बड़ी मुहिम उठाई हो, उसी अखबार में उनकी प्रशंसा के चंद शब्द जब छपे, हम हिल गए। ललित जी ने बुलाया हमको, राजनारायण जी को बुलाया, सत्येंद्र कुमार मास्टर जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी थे, उनको बुलाया और कहा सुनो ये देखो और तय कर लो ये खबर लगाई किसने और कितनी कीमत में लगी है ये भी बता दो, और शाम को तुम लोग मत आना। अगर न बता पाओ तो शाम को मत आना। संदेह परस्पर एक दूसरे में कहीं था, लेकिन ये भी विश्वास था कि ये ऐसा नहीं कर सकते। मुझे था, उनको भी मेरे प्रति भी था। कोशिश की गई तो मालूम ही पड़ा एक बालक जो ललित जी के मित्र का बेटा था, वो अप्रेंटिस के रूप में काम करने आता था।
जिन लोगों ने मुझको खरीदने की कोशिश की थी उन लोगों ने उससे संपर्क कर लिया था। उसके माध्यम से वो लगवा दिए। उसके माध्यम से उन्होंने क्या किया, वो लेटर टू ईटर बनवाया, उस लड़के ने लेटर टू ईटर बनाया और जाकर उसने मीटर को चढ़वा लिया। वो उसका मूल पत्र, हस्तलिखित लिपि वाला, और जो उसका वो प्रूफ होता है, वो दोनों लाकर उन्होंने फोरमैन ने उसको दे दिया। उसने पढ़ा, पढ़ने के बाद उसने क्या किया, जो मूल पत्र था उसको अपने जेब में रखा या फाड़ दिया, जो भी किया होगा, और उसमें करेक्शन करके उसको भेज दिया। सेकंड प्रूफ फिर आया, उसमें कहा था कि जो प्रूफ पढ़ता था उसको अपने हस्ताक्षर करने होते थे कि कल को कोई गलती होगी तो उसको बुला के पूछा जाएगा तुमने प्रूफ पढ़ा, प्रूफ में गलती कैसी। एक ही व्यवस्था का अंग था ये। वो भूलवश वो जो प्रूफ था सेकंड वाला उसको नष्ट करना भूल गया। खोजबीन तफ्तीश के बीच में वो जब पत्र मिला और जब राइटिंग उसकी मिली तो समझ में आया कि कैसे उसने इस पत्र को छपवाया और किस प्रकार से एक अखबार की प्रतिष्ठा को धक्का लगा। खबरें बहुत हैं। देख ज्ञान भैया, वो शानदार पहचान बनाने के बाद 1975 में मेरा ख्याल है आप बिलासपुर आते हैं, और आपने भी एक मेरे पिछले सवाल के जवाब में कहा कि आपको पता नहीं कहाँ से पता चल गई जो पिछली सीबीआई की इंक्वायरी हुई थी उस खबर की। तो हमको बिलासपुर में आने के बाद की आपकी एक घटना की खबर भी मिली है कि मूलचंद खंडेलवाल जी से आपकी जब गोल बाजार में मुलाकात हुई तो किस चीज़ के लिए आपसे उन्होंने पहली बार पैसे नहीं लिए थे, ये भी बताइए। नहीं, ये बात 75 की नहीं है, मैं बताना चाहूँगा ये उसके कुछ पहले 73-74 की हो सकती है। उसमें पीयूषकांत जी मुखर्जी यहाँ पे देशबंधु के संवाददाता थे और मैं बिलासपुर अपने निजी काम से आया हुआ था। मैं बिलासपुर की भौगोलिक स्थिति से अपरिचित था पूर्णतः। मैं गोल बाजार पहुँचा तो लगा कि पीयूष जी से बात की जाए। तो पीयूष जी से बात करने के लिए मैं नीलकमल होटल बोर्ड देखा और वो होटल में घुस गया। मैं नहीं जानता कि ये किसका होटल है, क्या है। काउंटर पे बैठे व्यक्ति से मैंने कहा, भाई साहब मुझको एक फ़ोन करना है और मैं पैसे दे दूंगा। उसने इशारे में कहा कर लो। तो मैंने वो, उसे मुझे आज भी याद है, नंबर पुलिस का ज़माना था, 537 संभवतः पीयूष भाई का घर का टेलीफोन नंबर था। मैंने वो ऑपरेटर से कहा 537, और जब फ़ोन उठाया पीयूष जी ने तो मैं कहा मैं ज्ञान अवस्थी बोल रहा हूँ। काउंटर में बैठे व्यक्ति ने तब मेरी तरफ ऐसा देखा, मैंने कहा कुछ कोई होगा, मतलब नहीं। मैंने पीयूष से बात की कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ होटल में बैठ के पास में से उनसे बात कर रहा हूँ, तुम अगर आ जाओगे तो तुमसे मुलाकात हो जाएगी। मेरी और पीयूष की बात काउंटर पे बैठे व्यक्ति, जो बाद में मालूम पड़ा कि मूलचंद खंडेलवाल जी हैं, वो सुन रहे थे। मैंने 1 रुपया जेब से निकाला, काउंटर पे जैसे रखा, उन्होंने हंसते हुए कहा अच्छा तो तुम भी ज्ञान अवस्थी हो। मैं समझा नहीं। उसने 2-3 मेरी छपी रिपोर्टों का उल्लेख करते हुए कहा कि जिसकी रिपोर्ट ही छपी थी उसमें वो तवाइफों वाली रिपोर्ट भी थी, उसमें 2-4 ऐसे वाक़े भी थे जो उसमें गुड्डा गुड्डी की शादी का उल्लेख भी था, क्योंकि कुछ खबरें बाई लाइन छपती थी, इसलिए वो मेरा नाम जानते थे। मैंने कहा मैं हाँ वही ज्ञान अवस्थी हूँ। बोले रखिए पैसा, आप बैठिए। काउंटर से उठ के वो टेबल पे मेरे को बिठाला, क्या खाएंगे, क्या नाश्ता करेंगे। मैं कुछ नहीं खाऊंगा। बोले नहीं ऐसा हो नहीं सकता, मैं आपको जानता हूँ, अखबार में पढ़ी खबरों के आधार पर जानता हूँ। और मूलचंद जी की ये कही बात मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा स्लोगन बन गया। वो मैंने अपने जीवन में अच्छे से अपने साथियों से कहा और उस पर चला भी। बात को जोड़ने का प्रयास मैं इस प्रकार से कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ रहे हैं, हम लोग भी काम किए हैं साथ में। मैं जिस किसी अखबार में रहा अपने सहयोगियों को बोलता था
स्टाफ की मीटिंग में बोलता था, दौरे में जाता था तो अपने करस्पॉन्डेंट को बोलता था कि तुम डट के काम करो, और अखबार में छपी खबर जो है वो तुम्हारी पहचान बने, ये प्रयास तुम्हारा होना चाहिए। तुमको क्या मिलता है मैं नहीं जानता, मानदेय कितनी मिलता है नहीं जानता, तनख्वाह मिलती भी है कि नहीं मिलती है ये भी नहीं जानता। वो दौर और था, आज का दौर और है। लेकिन अगर तुमने खबर बनाई और उस खबर से तुम्हारी अगर प्रसिद्धि हो गई, जो तुमको आम संतुष्टि मिलेगी और तुम्हारी जो पहचान बनेगी वो अपने आप एक आगे बढ़ने का माध्यम बनेगी। एक अखबार में छपी खबर जो दूसरे अखबार में लोग पढ़ेंगे तो वो लोग बोलेंगे कि अच्छा ये ऐसा लिखने वाला है। ये मैंने बाद के लोगों को समझाते रहा, और आज भी मैं अपने साथियों से यही कहूँगा कि समाचार पत्र के माध्यम से बहुत से काम करने के अवसर मिलते हैं, उनमें एक सेवा भाव भी है, और वो सेवा भाव को मैंने अंगीकार किया। बिलासपुर में जब आए तो वो क्या आपातकाल का शायद दौर था, जब वो शुरुआत के दौर में आपने कोई सूदखोरों की एक बड़ी स्टोरी जो रेलवे इलाके की थी वो भी बड़ी चर्चित रही उस दौर में, वो कहानी क्या है? बिलासपुर जब मैं आया तो मैंने कोशिश ये की कि पहले तो शहर को समझूं, और मुझको कोई परमानेंट भेजा नहीं गया था। राजनाथ जी ने 1 महीने के लिए ट्रायल के रूप में मेरे को ललित जी से कह के भेजवाया था। मुझसे ये कहा गया कि आप जाओ और यहाँ पर काम करो। मैं नहीं जानता कि पृष्ठभूमि में क्या था। मैं अपनी आदत के अनुसार बिलासपुर में भी रायपुर की तरह काम करना शुरू किया। मैंने यहाँ पे मालूम किया कि रेलवे के जो कर्मचारी होते थे उनको जब माह में भुगतान होता था तो भुगतान के साथ उनको और एक आपदा का सामना करना पड़ता था। वो आपदा ये होती थी कि उनकी मूल तनख्वाह से बहुत बड़ा हिस्सा काट दिया जाता था, और काटा इसलिए जाता था कि जिनसे वो लोन लिए होते थे, सूद में ब्याज में पैसा लिए होते थे, उन सूदखोरों की लिस्ट उस तनख्वाह देने वाले बाबू के पास होती थी। सीधा साधा अर्थ ये होता था कि उनकी तनख्वाह का 1/4 हिस्सा भी उनके हाथ में अगर आ जाए तो बड़ी बात होती थी। इस तरह मुझको ये मालूम पड़ा कि सूदखोरों का कैसा जंजाल बिलासपुर रेल मंडल में फैला हुआ है और कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। मैंने कुछ सूदखोरों से भी बात की और कुछ उन प्रभावित लोगों से भी बात की। उनकी अपनी मजबूरी रही होगी, एक बार वो सूद में पैसा ले लिए और फंसे चले गए। इस कथा को मैंने देशबंधु में बहुत प्रमुखता के साथ छापा, और आपको यकीन नहीं होगा, खबर छपते ही एक दिन में कम से कम 30-32 से अधिक सूदखोरों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और जेल की सलाखों के बाद में उनको डाल दिया गया। वो खबर छपते ही बहुत से लोगों ने मेरे को आके बधाई दी। उसमें मुझे याद आ रहा है कामरेड मुश्ताक भी एक थे जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे, रेलवे से उनका संबंध था, सरोकार था। वो आके बोले यार तुमने ऐसी खबर छापी कि सारे सूदखोर एक साथ। मैंने कहा नहीं, अभी बहुत बाकी हैं, उनको भी आगे सलाखों के पीछे भेजने का काम हमको और आपको मिलकर करना पड़ेगा। बिलासपुर में पत्रकारिता के दौरान शुरुआती दौर की एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी हमको पता चली। वो खबर थी गनियारी के किसी तालाब में मछली के शिकार की। इस तरह की है कि यहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर दूर एक गांव गनियारी में मालगुजारी तालाब था, और गांव वालों ने तालाब में मछली डाल दी थी, और मछली 15-15, 20-20 किलो की हो गई। उस दरमियान क्या हुआ, वहाँ के गांव वालों ने कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया और अनुमति चाहिए कि मछली मारने की हमको परमिशन दे दी जाए। उससे जो आय होगी, प्राप्ति होगी धनराशि की, उससे वहाँ का औषधालय संचालित किया जाएगा या उसमें मदद मिलेगी। उस समय परमार साहब इस ज़िले के जिलाधीश थे, कलेक्टर थे, और आर.पी. मोदी साहब एसपी थे।
दोनों से बड़े बड़े निकटवर्ती, बड़े प्रेम पूर्वक संबंध थे। लेकिन परमार साहब ने ये खबर अपने मित्र मोदी साहब को दी होगी, और मोदी साहब ने तय किया कि क्यों ना उस मछली का शिकार किया जाए। और विधिवत कोटा के थानेदार लल्लू सिंह बिसेन, उस समय वहाँ के एसओ थे, उनको खबर दी गई कि साहब द्वय शिकार के लिए आने वाले हैं। शिकार मतलब मछली का शिकार, गन से शिकार होगा। वो पहुँचे वहाँ पर तालाब के में बिस्कुट, उसके पहले वहाँ पे हवलदार और 2-4 पुलिस के आरक्षक पहुँच गए और उन्होंने बिस्कुट उस्कुट फेंक कर मछली को जब ऊपर आई तो गन से मारा। उनके लहू से, खून से उसका पानी का रंग भी लाल हो गया। वो गांव वाले आसपास दूर दूर तक खड़े थे। मैं प्रमुख वो मतलब गांव से जुड़ाव था उसका, और बड़ा गौटिया था, और आप कहे मैं नाम भी बता सकता हूँ उसका। तो मैंने कहा कि अगर ये कहानी हकीकत में है, मैं इसको देखना चाहूँगा और सामने नहीं आऊँगा। ये कौन सी बात हुई? देखना भी चाहते हो, सामने भी नहीं आते हो। मैंने उसके कुछ भी कारण तुम समझ लो, चाहे मेरी परमार साहब की, मोदी साहब की मित्रता समझ लो, या कोई और कारण समझ लो, मेरी व्यवस्था आप देखने की कर दीजिए। उन्होंने वो जो तालाब जहाँ पर मछली थी उससे कुछ दूरी पे कई पेड़ थे, उसके उनमें से एक पेड़ के पीछे मेरी व्यवस्था की, मैं वहाँ से देख सकूँ। और जिस दिन ये हाका पड़ा कि आज साहब आने वाले हैं खाने के माध्यम से, वहाँ पर मैं वहाँ पर पहुँच गया। मेरे को ले जाया गया, मेरे को वो अपनी गाड़ी में ले गए और 2-3 घंटे में 4 घंटे वहाँ छुपा टाइम पास करता। शाम के समय लगभग 4-5 बजे का टाइम होगा। मोदी साहब और परमार साहब वहाँ पहुँचे। उसके पहले पुलिस के कर्मचारी वहाँ पहुँच चुके थे, मुस्तैद थे अपनी ड्यूटी में। और जैसा कि पहले होता था, इस बार भी तालाब में बिस्कुट वगैरह फेंके गए, मछलियाँ बाहर निकली, उन्हें पूरी गन से उसको शूट किया। मैंने कहानी देखी और आगे वो चले गए कार में, मैं चले गया अपने उस व्यक्ति के साथ जो उनको लेके गया था। वो मछली की शिकार की कहानी अगले दिन फिर छपी, नाम से ही छपी। कलेक्टर का भी नाम था, एसपी साहब का भी नाम था, और दोनों मेरे मित्र थे। मित्रता करना अपराध नहीं है, लेकिन उसमें उनके कार्यों में भागीदारी मेरी नहीं थी, ये तो बिल्कुल तय था। वो खबर छपी, मैं आपको बता रहा हूँ, एक नाम लेकर बता रहा हूँ। लालपुर का एक सम्मानित परिवार है, तिवारी परिवार, तिवारी चाल में रहता है। उनके घर में वो स्टोरी फ्रेम की हुई आज भी टंगी है। बड़ी बात नहीं करता, और ये बात मैं नहीं जानता था। उन्होंने मुझसे खुद कहा कि मेरे पिताजी ने उस स्टोरी को फ्रेम करके अपने घर में लगाया है। खबर छपी, मध्य प्रदेश सरकार के नुमाइंदों ने उस पर एक्शन लिया। AIG को जांच के लिए मुकर्रर किया और वो भोपाल से बिलासपुर आए। मेरे को बुलावा आया विधिवत, आपकी उस तथाकथित कहानी वाली स्टोरी के लिए, रिपोर्टिंग के लिए आपका बयान चाहिए। मैं भी बड़ा संशय में, पेशोपेश में कि मैं क्या बयान दूंगा, मुझे कुछ सूझा नहीं। मैंने अखबार की प्रति उठाई, AIG के पास गया, सर्किट हाउस में रुके थे वो, और उनके से कहा कि ये लीजिए साहब, ये मेरा बयान है, इससे अधिक और अधिकृत बयान कोई हो ही नहीं सकता। मेरा नाम है, बाईलाइन छपी है, और पूरा घटनाक्रम। और वो उपन्यास जो होता है जासूसी उपन्यास, जो टिन की घंटी बजी, हवलदार ने लपक के फ़ोन उठाया और कहा थाना कोटा से
हवलदार फला फला बोल रहा हूँ श्रीमान, इसी तरह से कुछ शुरुआत थी। और वैसी बड़ी लोकप्रिय कहानी को मुझको जब छापने का अवसर मिला तो मुझे लगा कि नहीं, काम करने के अवसर तो हैं, बशर्ते ये कि हम निर्भीक होके। और वो मोदी साहब के बारे में एक बात कहना मैं नहीं भूलूंगा। अगर मेरी नीयत साफ थी कि मैं निर्भीक होकर पुलिस के आतंक के उस दौर में भी छाप पाया, तो मोदी ने भी शायद मेरे लिए एक अनुकरणीय बात करी। अनुकरणीय बात उसने ये करी कि वर्ष 1995-96 में जब रेल जीवन आंदोलन के दौरान मेरे को हथकड़ी लगी, मेरे खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ है, और उसके पहले मेरे को जेल में ठूंसा गया घर से उठा के, उस व्यक्ति ने समाचार पत्रों में बयान दिया कि ज्ञान अवस्थी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, किसी भी हिंसक वारदात में वो शामिल नहीं हो सकते। ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात इसलिए भी है, आज तो एक खबर छपने के बाद में द्वेषपूर्ण कार्रवाई लोग करने बैठते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी गलतियों को भूल जाते हैं, पूर्वाग्रह भी रहता है और पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर उसको परेशान करते हैं। तो उनको सीखने का मौका मिला कि ऐसा भी होता है। आपने कई दैनिक अखबारों में अपनी सेवाएं दी और बहुत अपनी अलग पहचान बनाई। खुद का एक साप्ताहिक शारदा टाइम्स, जो इतना उस दौरान मतलब लोकप्रिय था कि अगर लोगों को कॉपी नहीं मिलती थी तो वो उस समय उसकी खोजबीन करते थे कि अब ये दिन आ गया है और अगर ये अखबार कैसे नहीं आया है। उसके बारे में एक संक्षेप में क्या आपका अनुभव रहा? रुद्र भाई, मैंने शारदा टाइम्स नाम का एक साप्ताहिक अखबार निकाला। अखबार में काम करता था, मेरी एक फितरत है, उस फितरत से मैं बाज नहीं आया। तब तक काम करता था जब तक कि अखबार के साथ में मेरी ट्यूनिंग होती थी, और बेवजह भी मैंने अखबार छोड़ा है। 1, 2, 3 नहीं, 4, 5 अखबार छोड़ा है। अपने स्वास्थ्य के लिए छोड़ा हो ऐसा एक भी वाकया नहीं। दूसरों के लिए अखबार भी मैंने छोड़ा, ये कहते हुए मुझे प्रसन्नता है और संतुष्टि है। उसी प्रकार का हादसा ये भी है। शारदा टाइम्स का प्रकाशन जब मैंने शुरू किया वर्ष 1985 में, उस समय भी बहुत सारे समाचार पत्र दैनिक और साप्ताहिक इस शहर से निकलते थे। मैंने कुछ अलग हट के काम करने की सोची। उसके कारण भी था कि मेरी पृष्ठभूमि फुल टाइमर जर्नलिस्ट जो बिलासपुर संभाग का धाम है और रायपुर के दैनिक अखबारों में सीधे जुड़े रहा, तो कार्यशैली, काम करने की स्टाइल मुझे कुछ दूसरों से अपने आप में अलग भी थी। मैंने लोगों को जोड़ा। आप यकीन न करिएगा, उस समय का एकमात्र दैनिक अखबार बिलासपुर टाइम्स हुआ करता था। बिलासपुर टाइम्स के संपादक आदरणीय डीपी चौबे, जिन्होंने संभवतः मेरी अपनी जानकारी में अपने अखबार में कभी नहीं लिखा होगा, गुरुदेव कश्यप, कमल ठाकुर जैसे प्रख्यात पत्रकार संपादक के रूप में उनके यहाँ काम करते रहे, उनको मैंने राजी किया कि हफ्ते का एक कॉलम आप लिखेंगे। उस समय महापौर रहे श्री कुमार अग्रवाल, लिखने पढ़ने में उनकी भी रुचि थी। उनसे मैंने कहा कि एक कलम आप लिखेंगे। केशव शुक्ला लिखने पढ़ने में अखबार में आए थे, मैंने कहा कुछ आप लिखेंगे। सुरेश चंद्र जी गौड़ विद्वान व्यक्ति थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमएससी किया था, तखतपुर कॉलेज में प्रिंसिपल रहे, बाद में अन्य संस्थाओं से जुड़े रहे। मैंने उनको जिम्मेदारी दी कि एक कलम आप लिखेंगे। अब सवाल ये था कि मैं क्या करूँगा। इन सब से लिखवाना कोई सहज नहीं था।
दर्पण नाम का एक कॉलम मैं स्वतः लिखता था। उसमें खबरें तो कम होती थी, लेकिन लोगों के इस प्रकार से जो कॉलम होते थे, मोटी खबर होती थी, पर्दे के पीछे की कहानी होती थी, वो लोगों की चहेती बनती गई। आप यकीन न करिएगा कि मैं उसका प्रकाशन कुछ चंद कापियों में नहीं, हजारों कापियों में, हजारों, ये सब मोटा शब्द मैं बोल रहा हूँ, 5-5, 6-6 हज़ार कापियाँ पर वीक उसमें छपती थी और बढ़ती थी और बिकती थी। मैं दूसरे अखबारों से ज़्यादा हटकर उस शारदा टाइम्स को निकाला। लगभग 15-16 वर्षों तक के उस अखबार को निकालते रहा। बाद में परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि मुझे हरिभूमि ज्वाइन करना पड़ा, और वो मेरी भूल थी कि मैंने वो अखबार बंद कर दिया। कारण ये है कि मैंने विचार किया कि अगर मैं अखबार चलाने के लिए विज्ञापन शारदा टाइम्स के लिए लूँगा और काम वहाँ करूँगा, तो ये मेरी आत्मा गवार नहीं करेगी। तो वो शायद मेरी बड़ी भूल थी। आज मुझको इस बात का दुख तो होता है। ज्ञान भैया, ये पत्रकारिता में आपने जो आपकी पहचान है, जो योगदान है, वो तो असीमित है। उसमें तो कितनी भी कई घंटों बात करेंगे तो भी कम पड़ जाएगा। मैं आपके व्यक्तित्व के दूसरे पहलू के ऊपर आना चाहता हूँ, जो हम सब देखते हैं। आप तो हमेशा इस बात पे हमेशा संकोच करते हैं इस बारे में बताने से, और मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, और ये छोटे भाई के रूप में मेरी जिद है कि आप कुछ उन घटनाओं के बारे में भी बताएं ताकि दूसरे लोग भी प्रेरणा लें कि आपके एक मतलब एक पत्रकार के रूप में काम करने के रूप में आपने हमेशा सोचा कि ये सेवा का अवसर है, और आपके साथ ऐसी कई घटनाएं जुड़ी हुई जो हमने उस दौरान देखा, लोगों से बात की कि किसी को भी ज़रूरत अगर रही है तो आप कभी पीछे नहीं रहे। तो इस पर परिवार की का आपको कितना योगदान मिलता रहा कि आपको किसी को देखे, आपकी इसको ज़रूरत है, आप उसको मदद करने के लिए चले जाते थे, कि किसी को अस्पताल में ज़रूरत है, किसी को और कहीं ज़रूरत है, ऐसी कुछ चीज़ें थी। तो जो परिवार को आपको कितनी उसमें मदद मिलती थी, कितना सहयोग मिला, आसपास के दोस्तों का कितना मिला, कुछ घटनाओं का जरूर जिक्र कीजिए। पहली बात तो ये, मैं लंबे समय तक के अस्पताल के पास में रहा। धर्म अस्पताल जो है उसके पास में संतोष भवन होटल है, धर्मशाला है, उसके पीछे रहता था। मेरे घर और अस्पताल की दूरी मुश्किल से 2 मिनट की भी नहीं थी। अस्पताल में आने के बाद पेशेंट तो अस्पताल में रहता था, अटेंडेंट मेरे घर आता था, मेरे को बताता था, मैं उठता था, डॉक्टर के पास गया, उससे मिला, भाई देख लेना, तुम्हारी भाई सामने बैठी है, बोलना नहीं चाहिए। कई बार स्थिति भी आती थी, उनके लिए खाना भी पहुंचाना पड़ता था, या वो उनको बोलते थे तुम आके खाना अपना खाओ और लेके जाओ। अस्पताल के करीब होने से और लोगों के विश्वास के कारण, मैं बड़ी बात नहीं करता रुद्रराज, 20 से अधिक लोगों को मैंने खुद ब्लड दिया है। कोई बड़ा तोप नहीं मार दिया मैंने, ईश्वर ने इस लायक बनाया कि मैं ये कर सका, और ये उनका विश्वास था कि ज्ञान के पास जाऊंगा तो मेरा काम होगा। इसी संदर्भ में एक घटना का उल्लेख मैं करना चाहता हूँ। संतोष भवन के पास में बड़े मशहूर पान दुकान थी, राजेंद्र भैरा की दुकान थी, और वहाँ मैं पान खाता था, बंधवाता था। एक सुबह मैं अपने घर से निकला, पान ठेले के पास खड़ा था, एक व्यक्ति मेरे पास आया, मैले कुचले कपड़े पहने हुए, सामान्य सा दिख रहा था। कपड़े से देख के समझ में आता था कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है और परेशान हाल है। आते पे को पैर छूने का उपक्रम किया। मैंने उसने रोते हुए जो बात तो कही, वो आज भी मेरे कलेजे को सालती है। पेट का कोई ऑपरेशन होना है, जिला अस्पताल में उसको पिछले 10-12 दिन से भर्ती करके रखा गया है। डॉक्टर साहब ने उससे 1000 रुपये मांगा है, और मेरे भाई ने रिक्शे को रहन रख दिया है, किराए में कहीं गिरवी रख दिया है, और 500 रुपये ला के उस डॉक्टर साहब को दे दिया। डॉक्टर साहब ने उसको ओटी में बुलाया, और जब पैसे नहीं मिले 500 रुपये बाकी के, तो
भगा दिया। तो 500 रुपये उसको दे चुका है। अगर आप स्पिनिंग मिल के मैनेजर को फ़ोन कर दोगे तो मेरे को पैसा मिल जाएगा और मैं अपने भाई का ऑपरेशन कर लूँगा। अपने अपने सोचने का ढंग होता है। मेरे को इतना गुस्सा आया, आक्रोश मेरे स्वभाव में बना है। मैंने उससे कहा कि तुम जाके डॉक्टर से एक बार मिलो। बोले साहब मैं कितने बार पैर पड़ चुका हूँ। मैं कहा ठीक, मैं तुम्हारे स्पिनिंग वाले साहब को ही फ़ोन कर दूंगा, वो मेरी बात मानेंगे नहीं मानेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन कोशिश करूंगा। और रुद्र आप यकीन ना करिएगा, लगभग अस्पताल का आधे से अधिक स्टाफ मेरे को व्यक्तिगत रूप से जानता था, कुछ आसपास रहते थे। मैं ओटी में घुसा और उस डॉक्टर का कॉलर पकड़ के गुस्से के साथ, तेरे को लज्जा नहीं आती? कोई आदमी मर रहा है और तू पैसे के लिए ऐसा कर रहा है? तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि अगर मैं अखबार में नहीं होता तो शायद मेरे में इतना नैतिक बल भी नहीं होता और एक थप्पा नहीं होता पत्रकार का जो मैं ऐसा कर पाता। भैया आप बिलासपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष रहे, एक बड़ी जिम्मेदारी वहाँ निभाई, एक पहचान बनाई वहाँ भी आपने। आप उस दौर को किस तरह से याद करते हैं जब एक प्रेस क्लब अध्यक्ष के रूप में जो आपने भूमिका निभाई? अध्यक्ष के नाते तो मैं ये मान के चलता हूँ, स्पष्ट बात करूँ कि प्रेस क्लब की एक प्रतिष्ठा थी, सारे लोगों का योगदान था। निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ प्रेस क्लब का गठन किया गया था और जिन परिस्थितियों में गठन किया गया था, एक मूल रूप था हम लोग बैठ के एंटरटेन करेंगे, संगोष्ठी के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से ज्ञानवर्धक कार्यक्रम होंगे और नई पीढ़ी को कुछ सीखने के सिखाने का मौका मिलेगा। आपको मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश का पहला पत्रकार भवन ने प्रेस क्लब का भवन बिलासपुर है, जिसकी अपनी ओन बिल्डिंग उस समय थी, जबकि अन्य शहरों में सरकारी भवनों में प्रेस क्लब संचालित होता था। प्रेस क्लब का जो बिल्डिंग बनाई गई, हमने सार्वजनिक रूप से एक आदमी से, बिलासपुर प्रेस क्लब की जो प्रतिष्ठा है उसका कोई मापदंड नहीं है। हर आदमी आह्लादित था, खुश था कि प्रेस क्लब के माध्यम से उसका अपना स्वयं का विकास हो रहा है, काम करने का अवसर मिल रहा है, लोगों के बीच उसकी एक पहचान बन रही है। विभिन्न वर्गों के सम्मानित व्यक्तियों को हम इस समय बुलाते थे, जनता की अदालत का आयोजन हम करते थे और उसमें प्रश्नोत्तर के माध्यम से जनता अपने सवाल करती थी और अधिकारी अपनी बात भी बेहिचक होकर कहती थी। वहां पर किसी को लज्जित करने का, अपमानित करने का उद्देश्य नहीं होता था। उद्देश्य होता था कि जनता और प्रशासन दोनों आमने सामने बैठकर अपनी खुली बात कर सके। और समाज के भवन के लिए नगर निगम ने बहुत सी संस्थाओं को जमीन आवंटित की थी सीएमडी कॉलेज के पास। आज आईएमए का बिल्डिंग भवन है, रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, उद्योग भवन है। इन्हीं संस्थाओं के आवंटित ज़मीन पर कुछ लोगों ने कब्जा करने का प्रयास किया। और आप यकीन न करोगे रुद्र भाई, कुछ डॉक्टर आर शर्मा, राजकुमार मिश्रा जैसे लोग हमारे पास में आए और कहा कि हमारी ज़मीन पर दूसरे कब्जे कर रहे हैं। तो कलम चलाने वाले व्यक्ति, हम पत्रकार साथी डंडा लेके वहाँ पे पहुँचे और जो बेजा कब्जा था, जो अघोषित रूप से, उसको बाहर किया। हम ये नहीं कहते कि हमारे साय में उन्होंने भवन बनाया, लेकिन इतना विश्वास उनको प्रेस क्लब की वर्किंग पे, प्रेस क्लब के कार्यकर्ताओं पे, सदस्यों पे था। तो प्रेस क्लब के लोगों पर या प्रेस क्लब संस्था पर इतने भरोसे का ही वजह था कि रेलवे जोन, जो नागरिक संघर्ष समिति के संयोजक के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी आपको उस दौरान मिली,
ये एक तो बड़ी लंबी कहानी है, इस पर मैं सोचता हूँ कि एक अलग से बैठकर बातचीत और जी। उन सब पे अपन करेंगे। लेकिन मैं अभी इस अवसर पर, इस बातचीत के दौरान मैं चाहता हूँ कि संक्षेप में उस दौरान आपको किस तरह का संघर्ष करना पड़ा, पुलिसिया जुर्म भी सहना पड़ा, उस पर जरूर थोड़ी से संक्षेप में आप प्रकाश डालें, ताकि इस बातचीत में ये भी एक हिस्सा बन सके। ये रेलवे जोन का जो मुद्दा है, और इसकी लड़ी गई लड़ाई, मैं मानता हूँ कि आज़ादी के बाद के दौर में हुए आंदोलन में एक ये विशिष्ट आंदोलन है। इस आंदोलन की विशेषता ये रही, इसमें आमजन पूरी निष्ठा के साथ बिलासपुर में जोन की स्थापना के लिए कटिबद्ध प्रतिबद्ध थे, मगर उतनी निष्ठा उन सियासतदां में नहीं थी, नहीं निभाई जो उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। बात कहने में खरी जरूर लगेगी, खराब भी लग सकती है, लेकिन इसका अनुभव मैंने पूरे जोन आंदोलन में बड़े करीब से देखा। हमारे प्रयास के पहले भी कभी कुछ लोगों ने रेलवे जोन के लिए कोशिश की थी, ये सुनने में आया था। हमारे साथ में कुछ युवा साथी, सुभालाल प्रजापति, अशोक रंजन नागराज वर्मा का नाम लेना चाहूँगा, देवेंद्र तिवारी, वीर तिर्थानी, शहजादी कुरैशी, बजरंग लोहिया, ऐसे कुछ लोग बैठ के ये जोन का कुछ किया जाए। बहुत सारे नाम हैं, बहुत से नाम मैं अभी अगर लेना शुरू करूँगा तो लंबा समय लग जाएगा। अंतुलाल पेट्रोल पंप के पास में जो स्कूल है नगर निगम का, वहाँ पर एक बैठक हमने 10-5 लोगों ने की और कहा कि यार कुछ किया जाए तो जोन के लिए क्यों ना किया जाए। हाँ, होना चाहिए, करेंगे। एक विचार बना, और विचार बनने के पीछे की जो पृष्ठभूमि है वो भी कुछ अजीब होती है। आप अगर अन्यथा न ले तो उसका भी मैं वर्णन करना चाहूँगा। बिलासपुर देश का एकमात्र ऐसा डिवीजनल हेडक्वार्टर था जहाँ पर रेलवे मजिस्ट्रेट और एसआरपी का हेडक्वार्टर रायपुर था। मैं रायपुर से आया था, मेरी जन्मभूमि रायपुर है, आज भी स्वीकारता हूँ, कर्मभूमि भी बिलासपुर थी। ये बात मुझको खलती थी, गाहे बगाहे उसका उल्लेख भी मैं लोगों से करता था। एक राजनेता से, बहुत बड़े थे, बड़े कद्दावर नेता थे, वो जब यहाँ पे आए थे तो उनके स्वागत समारोह में भी बात उनसे कह बैठा। उन्हें कहा कर इससे फ़र्क क्या पड़ता है। मैंने कहा भाई ये ऑर्नामेंटल होता है, ये संस्थाएं हर डिविजनल हेडक्वार्टर में होती हैं, यहाँ क्यों नहीं है। उनके उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हुआ। हम लोग के बैठने और विचार करने का पीछे एक कारण ये भी था। 10-5 लोग बैठे, 10-20 लोग बैठे, इस शहर के सभी लोग, गणमान्य नागरिक, सभी वर्गों के लोगों ने राघवेंद्र राव सभा भवन में इकट्ठे हुए। डॉक्टर श्रीधर मिश्रा भी उसमें थे, मनोहरलाल पांडे भी उसमें थे, तो चित्रकांत जायसवाल भी उसमें थे, अन्य सारे गणमान्य व्यक्ति सभी पार्टियों के उन्हें इकट्ठे हुए और सबने एक मत से बिलासपुर में रेलवे जोन स्थापना के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करने का निर्णय लिया। और प्रेस क्लब की वर्किंग को देखते हुए, उसकी स्थिति को देखते हुए, उसकी कार्यप्रणाली को देखते हुए जिम्मेदारी दी गई कि प्रेस क्लब को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाए, क्योंकि यह गैर राजनीतिक संस्था है और सभी वर्गों को लेके चल सकती है। और मुझे अध्यक्ष के नाते इसका संयोजक सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया और मैं और मेरे साथियों ने
उसमें अधिकांशतः तो प्रेस क्लब से ही जुड़े लोग थे। उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ लगभग 1 दशक से अधिक समय तक के आंदोलन के माध्यम से इसकी अलग जगाती रहे। नुक्कड़ सभाएं, आकाशवाणी का घेराव, डीआरएम ऑफिस का घेराव, राजनेताओं को आर्मी पर ज्ञापन देना, पोस्टकार्ड के माध्यम से जन जागरण करना, ये कार्यक्रम लगातार चलते रहे। और उसका प्रतिफल ये मिला कि लोगों को जोन क्यों होना चाहिए, जो उनके अस्तित्व को वो स्वीकारने लगे, उसकी इम्पोर्टेंस को लेकर खुद शरीक होने लगे। हर वर्ग का व्यक्ति उस जोन की लड़ाई में शामिल होने लग गया। और एक बड़ा कारण भी था कि हमने कोई चंदा बोड़ी नहीं किया। अगर मसाल जुलूस निकलता था तो कपड़े वाले की दुकान से डंडा मिल जाता था, रेलवे के से जाके झूठ का इंतजाम कर लेते थे। और वो मसाल जुलूस निकलता था जिसमें 1-2 नहीं, सैकड़ों की संख्या में आमजन, और बिलासपुर ही नहीं, रायपुर के सांसद भी अपनी भागीदारी की निश्चित करने के लिए आते थे, चाहे वो पवन दीवान हो चाहे अन्य हो। और ये हमारी लोकप्रियता का प्रमाण है कि हमारे हर आंदोलन में आम जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्से लिया। हमारे आंदोलन की एक लंबी लिस्ट है, मगर मुख्य तौर पर 2-4 घटनाक्रम हुआ मैं उल्लेख करना चाहूँगा। 30 जनवरी वर्ष 1995 को सर्वसम्मति से नागरिक जोन संघर्ष समिति जो थी, रेलवे जोन नागरिक संघर्ष समिति ने निर्णय लिया कि बिलासपुर बंद किया जाएगा और रेलवे के चक्के जाम करेंगे। एक निर्णय था। अब वो निर्णय में प्राण से सारे लोग जुट गए। उसी तरह मानसिक रूप से पूरे छत्तीसगढ़ को जागरूक करने का प्रयास किया गया। समाचार पत्र के माध्यम तो थे ही, व्यक्तिगत रूप से मिलकर लोगों को समझाने का भी कार्यक्रम हुआ। और 30 जनवरी 1995 को जैसा कि हमारी घोषणा थी, रेलवे के चक्के रेलवे स्टेशन पर जाकर लोगों ने जाम कर दिया। प्रशासन अलर्ट था। मस्तूरी और रायपुर साइड के जो ट्रैक है वहाँ पर दूर दूर तक के ट्रेनों को हटा दिया गया। और वो आंदोलन बड़ी ताकत के साथ किया गया। इसमें आमजन के साथ में अशोक राव जैसे कुछ चंद नेता भी शामिल थे। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस आंदोलन को विफल करने की कोशिश भी कर रहे थे। किसका क्या स्वार्थ था, क्या नियत था, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि उस समय का जो जन सैलाब था वो उनकी मति को, उनकी भ्रांति को, उनके उद्देश्य को भली भांति समझता था। 5-6 घंटे तक रेलों की आवाजाही बंद रही। हमारी मांग थी कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस रद्द किया जाए, और इस प्रकार से हम रेल मंत्रालय को, रेलवे बोर्ड को मैसेज देना चाहते थे कि हमारी इस मांग को लेकर हमने ये आंदोलन किया है और आज छत्तीसगढ़ रद्द हुआ है। हम आपको बताते हैं कि जद्दोजहद के बाद रेल मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस उस दिन कैंसिल कर दी, निरस्त कर दी। 6-7 घंटे के धरने के बाद वहाँ से लोग रवाना हो गए। और इस आंदोलन में भाग लेने वाले सिर्फ बिलासपुर के लोग नहीं थे। दुर्ग के, नांदगांव के, रायपुर के, जांजगीर के, यानी विभिन्न स्थानों के बड़े प्रमुख लोग शिद्दत के साथ वहाँ डटे रहे। वहाँ से आंदोलन समाप्त हुआ और हम लोग बिलासपुर प्रेस क्लब, जो हमारा एक प्रकार से संघर्ष समिति का भी कार्यालय था राघवेंद्र भवन में, वहाँ पे आके बैठे थे। तभी हमारा एक ग्रुप रायपुर से पूर्व मंत्री
पुरुषोत्तम कौशिक के साथ, ललित मिश्रा के साथ, डॉक्टर प्रभात मिश्रा पूर्व सांसद के साथ अलग अलग जगह से हमसे संपर्क करने में लगा रहा। हमको ये खबर लगी कि रेलवे अपने वचन से मुकर गया है और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस आज फिर रवाना होगी। उनका फ़ोन आने का टाइम और हमारे निकलने के टाइम में 1 मिनट का भी फ़र्क नहीं होगा, और हम लोग पूरी तैयारी के साथ स्कूटर, साइकिल, जो कुछ भी था लेके स्टेशन की ओर भागे। रास्ते में 2, 4, 5 जगह रुके, चिल्लाते हुए कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जाएगी जाएगी जाएगी, ये तय कर दिया है और हमको रोकना है रोकना है रोकना है। आप यकीन न करोगे, चंद मिनट में हम लोग का पूरा जत्था रेलवे स्टेशन पहुंच गया, और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस उस समय के संभवतः प्लेटफार्म नंबर 4 जो था उससे जाती थी, वहाँ पर खड़ी थी। तमाम लोग, हम लोग पटरी पे लेट गए, नहीं जाएगी, नारेबाजी का क्रम चलते रहा। समझाने का प्रयास हमको हुआ, और समझाने में वो विफल तो इसलिए हुए कि वो अपनी बात से मुकरे थे। आक्रोश इस बात का था कि जो कमिटमेंट आपने किया है उसको आप तोड़ क्यों रहे हो, भंग क्यों कर रहे हो। घंटे 1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद उन्होंने हमको उठाया पटरी से और कहा हम आपको गिरफ्तार करते हैं, और ज़बरदस्ती पुलिस के RPF और रेलवे पुलिस GRP के जवानों ने हमको और हमारे साथियों को उठाया और प्लेटफार्म पे लेके खड़े कर दिया। वहाँ से पुलिस ने अपने संरक्षण में हमको रेलवे इंस्टीट्यूट लेके गए, और रेलवे इंस्टीट्यूट में कहा कि हम आपको गिरफ्तारी करें। उन्होंने कहा कि आप जाइए। हमने कहा हम क्यों जाएंगे, तुम तो हमको गिरफ्तार कर रहे हो, जब गिरफ्तार ही नहीं किए हो तो आजा, हमको रिलीज़ कैसे कर सकते हो। तब तक के कुछ ये खबर पूरे शहर में फैल गई थी। पुलिस का डग्गा आया, और उस डग्गे में हमारे साथ जो 30 साथी थे, संख्या तो कुछ अधिक थी, नाम बताना मैं उचित नहीं समझता। उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे सत्तारूढ़ पार्टी के, वैसे लोग जो मालूम नहीं क्यों इस आंदोलन के खिलाफ थे। उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा था मैं नहीं कह सकता, आज भी नहीं जानता, लेकिन वो चेहरे हमारे साथ डग्गा में बैठकर जेल तक गए। कि कितनी ऊंची दीवार तुम्हारी देखा और देखेंगे, कितनी ऊंची दीवार तुम्हारी देखें और देखेंगे, और जेल ले जा रहे हो तो ले जाओ, हम वहीं रहेंगे वहीं मरेंगे। इन नारों के साथ, वो गगन भेदी नारों के साथ वो डग्गा पूरे शहर में घूमता हुआ जब वहाँ पहुँचा, एक बड़ा हुजूम इकट्ठा हो गया। उसमें वो लोग जो हमारे साथ थे और नहीं भी थे, वहाँ से 9-2-11 हो गए। हमें कोई शिकायत नहीं। जो आए, संख्या बल उनकी 30 थी, 30 भी कम नहीं थे, और 30 में युवा लड़के थे, बुजुर्ग थे, और हमको जेल दाखिल कर दिया गया। जेल दाखिल करने के बाद शाम को ये हुआ कि खाना खाएंगे तो वही खाना खाएंगे जो आम कैदी को मिलता है। कहा गया हमसे कि आपको अगर आप चाहें तो अस्पताल वार्ड में भर्ती कर दिया जाएगा। हमने कहा हमको कोई ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए। ठीक है। परिणाम यह हुआ कि किसी तरह शाम हुई, रात हुई, अगली सुबह एक बड़ा हुजूम अस्पताल में हमारे तथा कथित शुभचिंतकों का पहुंच गया, और हमारे को प्रेशराइज करने लगा कि तुम मुचलके पे छूट जाओ। हमने कहा मुचलके पे कि छूटने की बात ही नहीं है, हम तो जमात में छूटना नहीं चाहते। अगर सरकार हमको निशर्त छोड़ेगी तो हम जाएंगे बाहर। और ये बात ज्ञान अवस्थी अकेले नहीं, ज्ञान अवस्थी के साथ में जो 29 और लोग थे, उनका समेत निर्णय था। समेत स्वर में हमने ये बात उन लोगों को समझाने का प्रयास किया, या मुंह तोड़ जवाब दिया लोगों ने। सारी कोशिश विफल हो गई। पृष्ठभूमि में मैं ये भी कह सकता हूँ, मैं मुचलका में फार्म भर के मुचलका फार्म पे छूटा तो मैं आंदोलन से भाग जाता।
इतनी समझ तो मुझको भी है। सारी कोशिश होती रही। इस बीच जेल के माध्यम से मेरी दिग्विजय सिंह से भी बात हुई। मैं इस बात में मुख्यमंत्री से बात हुई, मुख्यमंत्री थे, और 3 दिन तक के हम निशर्त रिहाई पे डटे रहे। उनके वो सारे ऑफर जो हमारे तथाकथित यहाँ के मित्रों ने दिया था, उसको सारे लोगों ने नकार दिया। पत्थर की वो पलंग जो आम कैदियों की होती है, बिछाने का वो कंबल हम लोग यूज़ करते रहे जो आम कैदियों के लिए होता है, खाना भी वही खाते रहे जो आम कैदियों के लिए होता है। हमने अपने घर से कोई व्यवस्था या सुविधा नहीं ली। कारण ये है कि मेरे घर से 2 आदमी का खाना आ सकता है, मगर वो 2 आदमी से 30 लोगों को खाना नहीं मिल सकता। सीधी बात है, एक भावना की बात है, ये सोचने की बात है। उसमें चाहे वो प्रभात मिश्रा हो, चाहे वो दादूराम उपाध्याय जांजगीर के हों, चाहे वो गुप्ता जी जो तारवार में उनका बेटा हो, उनके बेटे, ऐसे तमाम लोग। आप यकीन ना करिएगा कि 3 दिन तक के हम तो जेल में थे, मगर हमारे सूत्रों ने ये तय कर लिया था इस शहर में बंद का आयोजन होगा, मसाज जुलूस निकाला जाएगा 2 तारीख को, और आंदोलन को और विशाल किया जाएगा। उसमें सिर्फ बिलासपुर नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ इकट्ठा होकर उस लड़ाई को लड़ेगा। 1 तारीख की रात को जेल मैनुअल के खिलाफ मैं समझता हूँ, और ये साहब ये भी एक इतिहास होगा। पुलिस के जेल के आला अफसर हमारे बैरक में पहुँचे और कहा कि आपको हम बाहर करने के लिए आए हैं। हमने कहा सनसेट के बाद में कायदे से तो जेल का दरवाज़ा खुलते ही नहीं है, न आने के लिए न जाने के लिए। जब दोनों रास्ता नहीं खुला तो तुम हमको कैसे बाहर करोगे? बोले आपको बाहर हम अगर करेंगे तो हाथ पकड़ के करेंगे, कंधे पे उठा के करेंगे, लेकिन करेंगे। भोपाल से आदेश आ गया था कि 2 दिन के बाद, यानी 2 तारीख को जो आंदोलन का विकराल रूप होना है, इससे प्रशासन में हिल गया था, शासन मिल गया था। इसको कहने में मेरे को थोड़ा भी गुरेज नहीं है। और 2:30 बजे के बाद हमको इन्होंने बलात् कंधे पे उठाया, हाथ पकड़ के खींचा और जेल से बाहर किया। आतंकित था प्रशासन। कारण ये था कि हमारी जो दृढ़ इच्छा थी कि जमात पे नहीं छूटेंगे, और माफ़ी मांगने का सवाल तो उठता ही नहीं। ये हमारी एकता रेलवे के कार्यकर्ताओं का संबल था कि एक लड़ाई हमने इस ढंग से भी जीती। एक और भी अवसर आया, नुक्कड़ सभाएं हम करते थे, हमारे माइक उठा के ले आ रहे हैं लोग। अब माइक वाला बोलता था कि हम तो माइक किराए नहीं देंगे, है ना, ऐसी सोची थी। हम अपने घर में बैठते थे, यहाँ से अपनी बात कहते थे, और चौराहे पे खड़ा होकर आदमी एक ऐसा रिक्शे में माइक को लगा के लोगों को सुनाता था। एक आंदोलन का और निर्णय हुआ। दूसरा जो विशाल आंदोलन हुआ वो हुआ 15 जनवरी 96 को। वो आंदोलन की विभीषिका पहले 30 जनवरी के आंदोलन से बहुत अलग थी। कारण ये था कि बिलासपुर डिवीज़न का विभाजन का निर्णय केंद्र सरकार ने ले लिया, और वो बात हमको नागवार थी। हमको आप कुछ दे तो रहे नहीं हो, और जो डिवीज़न जिसके कारण हम पूरे देश में नंबर 1 थे आय में, उसका विभाजन भी कर रहे हो। जनमानस उद्वेलित हो गया। राघवेंद्र सभा भवन में सभा हुई, लोगों का नाराज लड़कों का जुलूस निकला। DRM ऑफिस के पास जाकर उन्हें वाहन को भी जला दिया, और ये तय हुआ उस बैठक में कि 15 तारीख को बिलासपुर बंद रहेगा, रेलवे के चक्के जाम होंगे। मुझे मालूम है इस बीच क्या क्या हुआ।
मकर संक्रांति का दिन था, मैं घर से निकल रहा था, पीछे से आवाज़ देके इन्होंने कहा कि संक्रांति के लड्डू खाते जाओ, तिल। शायद इनको लगा हुआ कुछ। मैंने अपने एक परम हितैषी को फ़ोन करके कहा कि तुम मेरे को कवर करके रखना, तुम मुझको प्लेटफार्म पे कवर करके रखना या मेरे आसपास रहना। मुझे आभास हो गया था कि मेरे साथ में कुछ गलत होगा, और उसके पीछे जो भी दुर्भावना हो, किसकी क्या हो, मैं नहीं बोलता, लेकिन मैं अलर्ट था। जिसको मैंने ये कहा था कि तुम मेरे पास पहुंचना, तुम मेरे आसपास रहना, वो वहाँ पहुँचे ही नहीं। आंदोलन में पटरी पे लोग बैठ गए, एक दो नहीं, कहते हैं कि 25 से 30 इंजन जला दिए गए। जापान टेक्नोलॉजी का रूट रिले सेंटर जो था उसको आग के हवाले कर दिया गया। टिकट जहाँ दी जाती है उस कक्ष में लोगों ने लूटपाट भी की। माल गोदाम में रखा हुआ सामान कंधे पे ढोके लोग लेके भाग गए। बड़ा स्थिति, डंडे लोगों ने बरसाए, पुलिस वालों ने हवाई फायर किया, कर्फ्यू भी लगा शहर में। यानी ये हालात, मगर लोग डटे थे। अंत में ये घोषणा रेल मंडल के डीआरएम को करनी पड़ी कि बिलासपुर डिवीजन का किया गया विभाजन का निर्णय वापस लेते हैं। ये हमारी जीत थी, ये बिलासपुर की जनता की, प्रेस क्लब के नेतृत्व की और लोगों की भागीदारी की जीत थी कि सरकार अपने कहे आदेश को वापस लेने के लिए बाध्य हुई। मुझे भी चोटें आई, अन्य लोग भी घायल हुए हैं, और दूसरी तरफ खेलाराम जैसे लोग भी जेल में, अस्पताल में हमारे साथ में थे, उनको भी कुछ चोटें लगी थी। 12-15 लोग थे जो जेल में थे। कुछ लोग हमसे मिलने भी आए। हमारे 5 मंत्री, जिले के 5 मंत्रियों ने त्याग पर इस्तीफा दे दिया। हमारी सहानुभूति में नहीं, अपनी गर्दन बचाने के लिए उन्होंने त्याग पर दिया, ये मैं कहूँगा, और वापस भी ले लिया। जितनी तेजी से उन्होंने त्याग पर दिया उतनी तेजी से वापस भी ले लिया। मेरे ऊपर दबाव कि तुम कुछ नहीं बोलोगे। मैंने कहा मेरे का मुंह बंद कौन करेगा। एक राजनेता जब शहर के अस्पताल में लोगों से मिलने के लिए आए तो मैं दूसरे मरीज के पलंग पे उसके पैर दबा रहा था। मैं बताने का प्रयास करने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था। मुझे मालूम था कि वो इतना घायल हो चुका है, इतनी ब्लडिंग हो गई है, उसके पैर में चोट लगी है। ये मेरी स्थिति थी। ये आंदोलन का दूसरा पक्ष है। इससे आप तय कर लीजिए, आपके दर्शक बुद्धिजीवी तय कर लें कि आंदोलन यूं ही नहीं चला है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, तन मन से एकजुट होकर इस आंदोलन के लिए प्राणपद से लड़ाई लड़ी है। और बहुत सारे प्रताड़ना भी कहिए या मतलब मुकदमेबाजी को भी तो सामना करना पड़ा। उस पर भी ये मैं बता दूं आपको, ये लंबा सिलसिलेवार वाली बात हो गई। हाँ, वो मुझको तो ताजुब तब हुआ रुदु भाई कि एक सभा बिलासपुर प्रेस क्लब में रखी गई। संघर्ष समिति ने रखा कि एक निर्णय किया जाए, बैठक है। ठीक, मैं घर आया तो देखा कि मेरे घर के आसपास में 2500 पुलिस वाले खड़े हैं। मैंने बाहर रुक पूछा कि क्या हो गया, कहीं डकैती हो गई, चोरी हुई है। उसमें से पुलिस वाला बोले ज्ञानो सिंह पकड़ने आए। अच्छा, हम उसे, वो मुझको पहचानता नहीं था।
मैं उसकी बात सुना और समझ गया। मैं वहीं से वापस हुआ, अपने एक मित्र के घर में नेहरू नगर में रात काटी, नेहरू नगर में रात काटी, और दूसरे दिन सुबह एक दूसरे के घर में पहुंच गया और वहाँ शाम तक के समय बिताया। शहजादी के घर के सामने वो टाटा वाला करके एक बोहरा है, उसके यहाँ मैं दिन भर रहा। शाम को मैंने ये इंतज़ाम किया कि जो प्रेस क्लब में बैठक है उसमें मुझे शामिल करना है, और ये नहीं चाहते कि उस बैठक में मैं जाऊं। मुझे नहीं मालूम कि इनको क्या भय था कि मैं उस बैठक में शामिल हूं। मैंने एक व्यवस्था की, एक पर्ची से ये कहा कि तुम्हारी मोटरसाइकिल में मैं बैठूंगा, मुंह पे कपड़ा बांधूंगा, तुम तेज़ी से जाओगे और प्रेस क्लब के सामने गाड़ी रोकोगे, मैं कूदूंगा और अंदर चल दूँगा। उसके पीछे मेरी धारणा थी कि मैं जनता के बीच में रहना चाहता हूँ, हमारा जो कल का आंदोलन है उसकी रूपरेखा तैयार करना चाहता हूँ। मैं जेल जाने से डरता नहीं था और मैंने वही किया। और मैं आपको बताता हूँ, आपको ताज्जुब होगा, हंसी भी आएगी कि पुलिस का एक बड़ी गारद, वो संख्या में 100 से अधिक थे, उन्होंने प्रेस क्लब को घेर लिया। मुझसे सीएसपी और दूसरे अधिकारी ने आके कहा कि आप बाहर आइए। मैं क्यों आऊँ, मैं क्यों आऊँ, अंदर आइए और आप यहाँ पर मेरे साथ बैठ के बात करिए। पूरी रात को जद्दोजहद, खाना बुलाया गया कहीं से, होटल से। मैंने पुलिस वाले से कहा कि तुम भी अंदर सो जाओ, मैं रात को भागूंगा नहीं। और आपको बता दूँ, ये सारे षड्यंत्र का मैं बिल्कुल दूर दूर तक के कोई आगाज मुझको था ही नहीं, मगर ये षड्यंत्र के तहत एक निश्चित कार्यक्रम के तहत ये किया गया था। कुछ लोग उस रात मेरे साथ प्रेस क्लब में रुक गए। मेरी एक्टिविटीज़ क्या है, मेरी बात टेलीफोन के माध्यम से डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर से भी हो रही है। वो वहाँ पर रुके रहे और अगली सुबह वहाँ पहुँच गए जहाँ उनका ठिया था। अगली सुबह वहाँ पहुँच गए जहाँ उनका ठिया था। मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं किस पे यकीन करूं, कौन आस्तीन का क्या है। अब अंदाज लगा लो आप, या दर्शक अंदाज लगा लें। ये भी ऐसा हुआ। एक रात ये हुआ, 8 अगस्त 96 की बात है, मेरी बेटी का बर्थडे था। मैं घर पहुंचा, 8-9 बजे का टाइम रहा होगा लगभग। घर में जो भी था, भजिया पकौड़ी बना के हम लोग खा पी रहे थे। इतने में हबीब खान से मैं बात कर रहा था टेलीफोन पे। रात का 9 साढ़े 9 बजे का टाइम होगा। मेरा डॉगी था, डॉगी जोर जोर से भूखने लगा। समझ में नहीं आया कि इतनी क्यों भूख रहा है। दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा बंद कर दिया था। मेरी पत्नी ने पूछा कौन है, तो देखा कि पुलिस के 50-100 जवान जो हैं वो यूनिफॉर्म में खड़े हैं। मैंने कहा कि आप लोग क्यों आए हैं। मैंने आपसे बात करनी है। तो उनका बात कर लीजिए, आप अंदर आ जाइए। मैंने डॉगी को बांधा और उनसे कहा कि आप अंदर आ जाइए। वो बोले बाहर आइए। मैं बाहर आके मैं क्या बात करूँगा, आप अंदर आइए, बैठिए मेरे घर में, चाय पीजिए, पानी पी लीजिए, मेरी बिटिया का बर्थडे है, कुछ बचा होगा तो भी आप भी खा लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, आपको तो बाहर आना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ आने के लिए। मैंने हबीब खान को फ़ोन पे कहा कि मैं सिविल लाइन थाने जा रहा हूँ। अपनी पत्नी को बुलाया, बच्चे छोटे थे, और मैं कहा डरना नहीं, डरोगी तो मर जाओगी। ईश्वर अगर है और अगर हम न्याय पथ में हैं तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इसलिए मेरे को बोलना पड़ा, जिस रात मैं प्रेस क्लब में बिताया था 2 दिन, उस बीच मेरे घर में टेलीफोन के माध्यम से कितना प्रताड़ित किया लोगों ने मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को, वो मैं जानता हूँ। मैं लुंगी और बनियान में घर से बाहर निकला, उन्होंने मुझको कस्टडी में लिया और गाड़ी में बिठा के सिविल लाइन थाने ले गए। उससे उन्होंने मुझसे कहा कि कपड़े पहन लीजिए। मैंने कहा ये कपड़े नहीं हैं। मैंने पैंट शर्ट पहन लीजिए। मैंने कहा आप मुझको गिरफ्तार किस हैसियत से करने आए हैं, अपराध क्या है मेरा। मैंने आप जीडीसी कॉलेज के पास में भाषणबाजी कर रहे हैं,
न कोई आदमी जीडीसी कॉलेज के पास में लुंगी बनियान में रात में। मेरे को 3 दिन रखा, चौथे दिन में ठीक हुआ। मुझको उन्होंने क्या किया कि जेल में रखा, और उस दिन साथ किसी बड़े अधिकारी का इंस्पेक्शन भी था, तो उन्होंने मेरे को उठा के कहीं अंदर ऐसी जगह रख दिया कि मेरे नजर मत पड़े, और बोले मेरे कपड़े नहीं, मैंने लुंगी बनियान नहीं करूँगा, तुम्हारी वर्दी मेरे को मिल जाए। पुलिस उनके मन में ये विचार नहीं आया होगा। मेरे को 2 दिन के बाद में जेल ले गए, कोर्ट ले गए। कोर्ट में जहाँ पर वो आम मुलजिम को रखते हैं, उनके साथ में मेरे को भी उस कमरे में रख दिया, और हथकड़ी लग मुझको निकाल कर इन हाथों में हथकड़ी लगाकर आम मुलजिम की तरह खींचते हुए और बकायदा लोगों को दिखाते हुए कि ज्ञान अवस्थी है, ज्ञान अवस्थी है। कोर्ट में पेश किया, एडीजे की कोर्ट में जब मुझको पेश किया गया, पहला सवाल एडीजे ने, वकीलों ने कहा ये एक सम्मानित पत्रकार हैं और संभवतः इनके खिलाफ कोई और जुर्म कहीं दर्ज नहीं है, इनको हंसने लगाना भी गैर कानूनी है। मजिस्ट्रेट ने पूछा मुझसे ये नॉन क्रिमिनल है? कहा नहीं। मैंने हथकड़ी खोली है, मैंने कहा साहब इसकी नोटिंग भी अपने रिकॉर्ड में हथकड़ी लगाकर ऊपर पढ़ने के पीछे उनकी क्या मानसिकता थी, इसकी क्या थी मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सच है। मुझको हथकड़ी लगने का कोई गम नहीं है, गम इस बात की है कि उनकी नैतिकता कितनी गिरी। मुझको दुख इस बात का है, मैंने बहुत पहले स्पष्ट कर दिया था मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, किसी भी तरह से कोई राजनीति जोन को लेकर भविष्य में नहीं करूंगा। ये मैं उन तमाम लोगों को कह चुका था जिनसे मेरी व्यक्तिगत संबंध था। आगजनी के कई किस्से हुए, उसमें रेलवे स्टेशन में भी हुए, रेलवे ड्यूटी में कैंप में भी आ गए, इंजन भी जलाया गया, 1-2 नहीं 25-30 इंजन जलाए गए। और मैं नहीं जानता कि मेरे जैसा एक आदमी जिसको ये नहीं मालूम कि इंजन में आग भी लगाई जा सकती है, उसके खिलाफ और मेरे साथियों के खिलाफ लगभग 36 केस रजिस्टर किए। उन केसों में आजीवन कारावास जैसी धाराओं का प्रयोग किया गया। इस लंबे संघर्ष के बाद बिलासपुर को रेलवे जोन मिला, ये जब खबर आई तो कितनी खुशी मिली, और उसको आज जो इतने बरस हो चुके हैं रेलवे का जोन बने हुए, संक्षेप में आप क्या लगता है कि कैसा आप लोग की कल्पना, आप जैसा सोचे होंगे उसके अनुरूप है? जोन बनने की खुशी तो बेतहाशा हुई। हर व्यक्ति ने अपने अपने ढंग से अपनी खुशी का इजहार किया, चाहे बिलासपुर का आदमी था या बिलासपुर के बाहर का आदमी था। लेकिन जो हमने अनुभव किया आंदोलन के दौरान कि यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले व्यक्ति जो हमारे सांसद कहलाते हैं, हाउस के अंदर कभी भी उस दबंगता के साथ बिलासपुर में जोन बनाया जाए नहीं रखी। और आज भी जो वर्तमान सांसदों की भूमिका इस दिशा में होनी चाहिए वैसा मैं नहीं पाता हूँ। अब जिम्मेदारी उनकी और है, और प्राण प्रतिष्ठा के साथ में वो इसके विकास के लिए काम करें। हमने अपने आंदोलन के दौरान नरसिम्हा राव जी से मुलाकात की, डेलीगेशन यहाँ से गया। हमारी स्थिति रुदु भाई ये होती थी कि दूसरा पक्ष जो जिनका बार बार हम आपसे उल्लेख कर रहे हैं, हो सकता है आपको ख़राब भी लग रहा हो, उनके साथ जो लोग गए थे वो आराम से बड़े भवनों में, होटलों में रुके थे, और हम लोग मध्य प्रदेश भवन के बरामदे में पड़े रहते थे। हमने मुलाकात की, नरसिम्हा राव से मुलाकात की, नरसिम्हा राव के साथ बैठ के सीधी सीधी बातचीत हुई। माधवराव सिंधिया से डेलीगेशन मिला, जाफर शरीफ साहब के साथ में मुलाकात हुई, अर्जुन साहब के साथ, अर्जुन सिंह जी के साथ में डेलीगेशन की मुलाकात हुई। और खुशी की इस बात है कि इसका सारा नेतृत्व आंदोलनकारियों ने किया, किसी नेता को हमने आगे नहीं दिया, और शायद यही उनके गुस्से का कारण हो, या उनके मन की, देश की एक कारण हो।
आपका छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में भी एक योगदान रहा है, हिस्सेदारी रही है, जो आंदोलन उस दौरान चला है, उसके बारे में बताइए कि उस समय में क्या क्या मेरे आंदोलन हुए थे जिसमें हिस्सेदारी आपने निभाई थी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की बात मैं तब सुनते रहा जब मैं मुश्किल से 14-15 साल का था। रायपुर में कलभूषण जी के साथ में जुड़े होने के कारण छोटे मोटे कार्यक्रमों में भी जाया करता था। उस समय भी छत्तीसगढ़ राज्य की बात मैं सुनता रहा। जब मैं कुछ समझदार हुआ तब समझा कि छत्तीसगढ़ राज्य क्यों बनना चाहिए, और जो लोग आंदोलनकारी थे उनकी सभाओं में एज ए श्रोता, एज ए वर्कर जाया करता था। रेलवे जोन आंदोलन के साथ साथ मैं छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के जो विभिन्न आंदोलन रायपुर, बिलासपुर सहित जांजगीर, रायगढ़, चांपा होते रहे, वहाँ मैं सक्रिय रूप से भागीदारी मिली रही। धरना प्रदर्शन के साथ रायपुर में मैंने अपनी गिरफ्तारी भी दी। जिस प्रकार जितनी सक्रियता के साथ में मैंने जून का आंदोलन किया, में भागीदारी की, उतने ही सक्रिय मैं छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के आंदोलन में भी रहा। उस समय ऐसी स्थिति भी आई कि बहुत कम लोग इसको गंभीरता से लेते थे। अधिकांश लोग तो इसको उपहास की दृष्टि से देखते थे। मनोहर टाकी के पास में जो धर्मशाला है शिवनारायण का, वो हमारे कार्यक्रमों के लिए एक प्रमुख स्थल हुआ करता था। वहाँ सभाएं, छोटे मोटे आंदोलन और कार्यक्रम की संचालन वहाँ से हुआ करते थे। राम गोपाल कश्यप, सरदार कुछ नाम मैं भूल रहा हूँ, ऐसे लोग जो थे, प्रताप सिंह सचदेवा, तमाम ऐसे लोग थे जो हमारे आंदोलन के कर्ता धर्ता और प्रमुख थे। सार्वजनिक जीवन में एक बात ऐसा भी, एक मौका ऐसा भी आया कि चार दीवारी निर्माण करने की जिम्मेदारी भी अप्रत्यक्ष रूप से मेरे ऊपर डाल दी गई। अच्छा, वो किस तरह से हुआ था? हुआ ये था कि उसके जो सचिव थे और नगर के प्रसिद्ध अधिवक्ता KG अंसारी साहब ने एक बार बातचीत में कहा कि कब्रिस्तान की जो दीवार है, चार दीवारी है, वो टूट गई है। तो हमने मजाक में कहा कि टूट गई तो बनवा लीजिए। हमारा कहना तो बड़ा सरल गया था, मगर दांव पड़ गया उल्टा। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी भी आप लोग उठाएंगे, कुछ सहयोग करेंगे। तो हमने कहा बिल्कुल करेंगे। तो अनिल था, सैयद जफर अली, हम लोग दोनों साथ में थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसका एक प्रोग्राम बनाएंगे, वो कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बात आई गई हो गई, लेकिन वो बात संजीदा रूप में उन्होंने लिया था। बाद में SCCL से हमने संपर्क किया, उनसे कहा कि आपका जो अपना फंड होता है उससे इनको मदद दी जाए, और 1000 रुपये मुझ जैसे आदमी की पहली मदद जो थी मैंने उनको दी, और बाकायदा उन्होंने उसका एक आभार पत्र भी मुझको अपने हस्ताक्षर से युक्त पता। मैं सोचता हूँ कि मेरा 1000 रुपये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि ये इस शहर की सभी वर्गों के प्रति आपसी जो सामंजस्य था, प्रेम था, उसका ये प्रमाण है। और वो प्रमाण भले ही छोटे छोटे रूप में सामने आया हो, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे मौके आए हैं जहाँ पर हमारी अस्मिता को ललकारा गया,
आपस में फूट को पैदा करने की कोशिश किया गया, लेकिन ये शहर के जागरूक लोगों ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में आपसी भाईचारे को जिंदा रखा है और अभी रखेंगे। ज्ञान अवस्थी जी, आपको पत्रकारिता और सामाजिक जीवन में जो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए वसुंधरा सम्मान से भी नवाजा गया और समाज की तरफ से आपको के प्रति हमेशा विश्वास प्रकट किया, ये आपकी बहुत बड़ी पूंजी है। आप अब जो पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं लोग, उनके लिए संक्षेप में आप क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी के लिए जो मेरे पत्रकार भाई हैं, उनसे मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि वो जहाँ हैं, जिस अखबार में हैं, जिस स्थिति में हैं, उसमें ईमानदारी के साथ, अखबार के लिए नहीं, अपने लिए, कमाने के लिए नहीं, अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए, अखबार के क्षेत्र में एक मकाम बनाने के लिए काम करें। उसका प्रतिफल आपको समाज में, अखबार में, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से निस्संदेह मिलेगा। और ये सेवा का भावना जो मैंने किया, उसमें अगर आप कहें तो मैं एक बात का और उल्लेख करना चाहूँगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से। बहुत से मित्रों को मालूम होगा, एक हादसा हुआ था। हादसा ये था कि किसी कार को बनाने के लिए, या ट्रायल के लिए मिस्त्री लेकर अपने गैरेज से बाहर निकला और बाल मुकुंद स्कूल के पास में खड़ा होकर वो मिस्त्री एक डब्बे में पेट्रोल निकाल रहा था। गाड़ी चालू थी और उस पेट्रोल का डब्बा जो था, टीन था 5 लीटर का, उसमें आग लग गई। और जैसे आग लगी, उसने उठा कर डब्बे को फेंका। सामने बाल मुकुंद स्कूल का मेन गेट था, छुट्टी हुई थी, बच्चे बाहर निकल रहे थे और वो पेट्रोल कुछ बच्चों पे पड़ गया। एक 12-11 साल के बच्चा गंभीर रूप से जल गया और उसकी स्पॉट पर डेथ हो गई। अस्पताल जाते हुए डेथ हो गई। 2 बच्चों को थोड़ी सामान्य चोटें लगी, उनको मरहम पट्टी के बाद में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मगर एक तीसरा बच्चा जो था वो गंभीर रूप से आहत हुआ। खबर सारे अखबारों ने छापी। मैं भी एक अखबार का समाज संपादक था, मैंने भी उस खबर को लगाई। मगर खबर लगने के बाद दूसरे दिन मेरे मन में विचार आया, मैं देखूं तो वो बच्चा कैसा है। अस्पताल गया, उसके पिताजी से मिला। उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने कहा कि ये सीरियस है और इसका प्लाज्मा जो है वो ख़राब हो गया है। कुछ टेक्निकल बातें बताई और 10-1200 रुपये की दवाई रोज़ लग रही है। 10-1200 रुपये मैं आज के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूँ, आज से 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मालूम पड़ा कि उस बच्चे के पिता जो थे कुम्हार थे और खपरा बनाने का काम करते थे और काम पे नहीं जा पा रहे थे। लूना उन्होंने बेच दी थी और भिखमंगे जैसी स्थिति में वो लोगों से अपेक्षा कर रहे थे कुछ सहयोग मिल जाए। लेकिन जैसा कि होता है, हाथ बहुत कम होते हैं जो स्वेच्छा से बढ़े। शायद ये स्थिति उनके साथ में भी थी। देवयोग से जब मैं उनके पास पहुंचा और उनकी जब व्यथा कथा सुनी तो मैंने ये कहा कि कुछ कर सका तुम्हारे लिए अच्छा लगेगा। ये मेरे अंदर का ज्ञान था। मैं उस समय के कमिश्नर के पास गया, दुबे जी कमिश्नर थे। मैंने उनसे कहा कि आपसे मदद चाहिए। बोले बोलो। मैंने कहा ये ऐसा हादसा हुआ है। बोले हाँ मैंने पढ़ा है। मैंने कहा वो बच्चा जो जीवन और मृत्यु के संघर्ष में झूल रहा है, मौत में झूल रहा है, उसकी मदद चाहिए। उनको मैंने जब समझाया, उनसे जब मैंने अनुरोध किया, समझाया गया, तो उन्होंने भिलाई सेक्टर 9 का जो हॉस्पिटल है वहाँ से संपर्क किया और ये व्यवस्था कराई
कि इस बच्चे को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए और उसका पूरा इलाज सरकारी तौर पर उसका किया जाए। आप यकीन ना करेंगे, 2-2.5 महीने के बाद वो जब बच्चा स्वस्थ होकर आया और उसके पिता मेरे पास लेके आए होंगे तो किस खुशी होगी उसका मैं कभी भी इजहार नहीं कर सकता। मैं इसलिए कहता हूँ कि पाने को तो हमारे पास में बहुत कुछ है और खोने के लिए बहुत थोड़ा। वो थोड़ा इसलिए रखता हूँ मैं कि मेरी इतनी बड़ी दुनिया नहीं है। ज्ञान अवस्थी जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और अब तक के अनुभवों के बारे में आपने बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि भविष्य में भी रेलवे जोन के मुद्दे पर और भी जो चीज़ें रह गई हैं उस पर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।